अध्याय 81 एक शैतान से मुलाकात। देखा जाए तो अर्नव अग्निहोत्री कोई ठरकी इंसान नहीं था और ये बात अजूर ड्रैगन बहुत अच्छी तरह से जानता था। लेकिन फिर भी जब अर्नव अग्निहोत्री शिवानी की तरफ बढ़ा तो अजूर ड्रैगन का दिल थोड़ा घबराने लगा। अर्नव का अंदाज बिल्कुल जेंटलमैन वाला था, उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्माहट थी। वो इसी अंदाज में वीरान ग्रुप के रेस्टिंग एरिया तक पहुंचा और शिवानी के सामने जाकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर शिवानी का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। हेलो, मेरा नाम अर्नव अग्निहोत्री है। क्या मैं आपको जान सकता हूं? अर्नव की नजरें अजीब थीं और उसकी मुस्कान को समझना नामुमकिन था। अध्याय लेकिन बदकिस्मती से वीरान ग्रुप की लीडर शिवानी ने उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसके खूबसूरत चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसने अर्नव को हवा का झोंका समझकर भुला दिया हो। हे अर्नव के मुंह से एक हल्की सी हंसी निकली। वहां मौजूद लोगों की हैरान नजरों के बीच वो सच में शिवानी के बगल में जाकर बैठ गया। उसके इस कदम से शिवानी का चेहरा गुस्से से ठंडा पड़ गया और उसने नफरत भरी नजरों से अर्नव को देखा। मैं बहुत क्यूरियस हूँ। लॉजिकली देखा जाए तो ये लास्ट लॉ इरा है, जहाँ दुनिया में प्रकृति की स्पिरिचुअल एनर्जी अब मौजूद नहीं है और डाओ लॉ का भी कोई नामोनिशान नहीं मिलता। यहाँ तक कि कल्टिवेटर्स भी यहाँ जिंदा नहीं रह सकते, फिर भी इस दुनिया में डीमंस अभी भी क्यों मौजूद हैं? मैं सोच रहा था कि क्या लेडी शिवानी मुझे इस बारे में कुछ बता सकती है, अर्नव ने कहा। उसकी नजरें सीधे सामने बैठी औरत पर टिकी थी और उसकी आवाज में एक चंचल सा अंदाज था। बूम जैसे 9 आसमानों से बिजली गिरी हो या समंदर में कोई तूफान आ गया हो। जैसे ही उसके शब्द शिवानी के कानों तक पहुंचे, उसके पहले से ही नाराज चेहरे पर घबराहट छा गई। उसका गोरा रंग और भी पीला पड़ गया और उसने बेहद शौक में अर्नव की तरफ देखा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। शिवानी की आवाज कमजोर और कांपती हुई थी, लेकिन अगर कोई ध्यान से सुनता तो उसमें छिपी थरथराहट को महसूस कर सकता था। हे अर्नव अपनी सीट से उठा और बड़े दोस्ताना अंदाज में शिवानी के कंधे पर थपथपाया। उसकी आवाज डरावनी थी। कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आया, इस एनुअल मीटिंग के खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। अर्नव के चेहरे पर मुस्कान बनी रही, लेकिन उसे देखकर शिवानी का पूरा शरीर कांप गया। अर्नव को जाते हुए देखकर उसकी आंखों में एक डर सा दिखाई दिया। उसने नीचे देखा, उसका दिमाग जैसे सोच में खो गया था। इस लड़के में कितनी हिम्मत है, लेडी शिवानी पर हाथ डाल रहा है। बकवास मत करो, तुमने देखा नहीं? लेडी शिवानी ने गुस्सा तक नहीं किया, शायद वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। लेडी शिवानी को तो आइस क्वीन के नाम से जाना जाता है, तुम्हें क्या पता शायद इन दोनों का कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो। क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? अगर स्वर्ग ग्रुप के लॉर्ड कुणाल सिंह ने ये सुन लिया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अलग अलग ग्रुप्स के रेस्टिंग एरिया में तरह तरह की बातें होने लगी और हर ग्रुप के लीडर्स की नजरें अर्नव पर टिकी थीं। हर किसी की आंखों में अलग अलग भाव थे। भैरव सिंह ने ठंडी सांस भरी। इस लड़के में शिवानी के साथ फ्लर्ट करने की बहुत हिम्मत है। लगता है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुणाल सिंह उसे नहीं छोड़ेगा। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ये एनुअल मीटिंग काफी मजेदार होने वाली है। विक्रम आकाश ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। स्वर्ग ग्रुप के रेस्टिंग एरिया में लीडर कुणाल सिंह का चेहरा उदास था। उसकी नजरें अर्नव पर घूम रही थी, जिनमें गहरी दुश्मनी साफ झलक रही थी। पृथ्वी ग्रुप के रेस्टिंग एरिया में जैसे ही अर्नव लौटा, अजूर ड्रैगन का चेहरा कड़वा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्नव से क्या कहे। मिस्टर अर्नव, वो सब क्या था? अजूर ड्रैगन ने आखिर पूछ ही लिया। ये शिवानी बहुत इंटरेस्टिंग है। लगता है ये दुनिया उतनी भी बोरिंग नहीं है ना? अजूर ड्रैगन हाँ। अर्नव रहस्यमयी तरीके से हंसा, जिससे अजूर ड्रैगन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्नव किस बारे में बात कर रहा है। क्लैंग ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे वेन्यू में गूंज उठी, जिसने सबका ध्यान अर्नव से हटाकर वेन्यू के सेंटर की तरफ खींच लिया। वेन्यू के सेंटर में एक प्लेटफॉर्म ऊपर उठा और सुरक्षा विभाग का हेड फॉर्मल कपड़ों में पहले चारों तरफ मौजूद मेहमानों का अभिवादन करने के लिए घूमा और फिर धीरे धीरे अपनी ओपनिंग स्पीच देने लगा। बोरिंग, बहुत ज्यादा पकाओ, यही अर्नव को महसूस हो रहा था। सुरक्षा विभाग के हेड की ओपनिंग स्पीच 20 मिनट से ज्यादा चली, जिसमें वो बस पिछले साल की सुरक्षा विभाग की उपलब्धियों के बारे में डींगे हाँक रहा था और हर ग्रुप के मेंबर्स को कुछ मामूली शब्दों से प्रोत्साहित कर रहा था। शायद ऑडियंस की बेचैनी को महसूस करते हुए सुरक्षा विभाग के हेड ने एक हल्की सी मुस्कान दी और सीधे मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की शुरुआत की घोषणा कर दी, जिससे वेन्यू में तुरंत शोरगुल मच गया। पहला मैच पाताल ग्रुप के रोहित वर्मा बनाम माया ग्रुप के हरीश शर्मा। दोनों कंटेस्टेंट्स प्लीज स्टेज पर आ जाएं। जैसे ही रेफरी की आवाज गूंजी, दोनों कंटेस्टेंट्स तेजी से स्टेज पर चढ़ गए। जोरदार एनर्जी निकली और मुंह के सीधे शरीर पर लगे। एरिना में दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, जिससे चारों तरफ से तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी।
इस पल अर्नव अपनी कुर्सी पर आलस से लेटा हुआ था और नीचे हो रहे मुकाबले को बिना किसी इंटरेस्ट के देख रहा था। उसके लिए इन दोनों की मार्शल स्किल्स बच्चों के खेल जैसी थी, भला इसमें उसका इंटरेस्ट कैसे आ सकता था। माया ग्रुप के हरीश शर्मा जीत गए। जब पहला मैच खत्म हुआ और रेफरी ने रिजल्ट की घोषणा की तो भैरव सिंह बहुत खुश हुआ और उसने जोर से अर्नव की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, गेस्ट एल्डर अर्नव, अगर हमारे ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से भिड़े तो मैं उन्हें जरूर कहूंगा कि थोड़ा नर्म रहें, लेकिन जब मुकाबला करने की तुम्हारी बारी आए तो बस ये ध्यान रखना कि पृथ्वी ग्रुप की बेइज्जती न हो। हाँ, भैरव सिंह के भड़काने वाले बर्ताव से अजूर ड्रैगन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और बाकी ग्रुप्स के मेंबर्स भी हंसने लगे। साफ था, पृथ्वी ग्रुप की रैंकिंग हर साल एक जाना माना मुद्दा था और भले ही अर्नव की काफी रेपुटेशन थी, किसी ने उसे लड़ते हुए नहीं देखा था तो जाहिर है किसी को भी उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। दूसरा मैच पृथ्वी ग्रुप के पप्पू बनाम स्वर्ग ग्रुप की रीना सिंह। जैसे ही रेफरी की आवाज गूंजी पप्पू का रंग पीला पड़ गया और वो नर्वस दिख रहा था। ये पहली बार था जब वो इतने बड़े इवेंट में हिस्सा ले रहा था। भला वो टेंशन में कैसे न होता, एक मर्द होने के नाते तुम हार सकते हो लेकिन रो नहीं सकते। पूरी ताकत से लड़ो और खुद को साबित करो। जैसे ही पप्पू नर्वस होकर स्टेज पर जा रहा था अर्नव की आवाज सही समय पर गूंजी, मिस्टर अर्नव, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। पप्पू का चेहरा एक पल के लिए सन रह गया, फिर उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसकी आंखों में लड़ने का जुनून भर गया और वो स्टेज की तरफ बढ़ गया। स्टेज पर रीना सिंह एक जवान लड़की थी, ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन उससे एक हीरो वाली वाइब आ रही थी और उसका कल्टिवेशन हुआ रेल्म पर था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका ओपोनेंट पृथ्वी ग्रुप का पप्पू है तो उसका शुरुआती उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। इसका कारण सिर्फ पृथ्वी ग्रुप की स्वाभाविक कमजोरी थी और पप्पू ग्रुप के सबसे कमजोर मेंबर के रूप में जाना जाता था। ऐसे इंसान के खिलाफ मुकाबला करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, अगर वो जीत भी जाती तो उसे कोई गर्व महसूस नहीं होता। क्या तुम खुद से हार मान लोगे या मैं तुम्हें स्टेज से नीचे फेंक दूं, रीना सिंह ने ठंडे अंदाज में कहा। मिस्टर अर्नव ने मुझे एक बार सिखाया था कि एक मर्द को कभी किसी औरत के सामने झुकना नहीं चाहिए। या तो तुम आज मुझे मार डालो या मैं हार नहीं मानूंगा। पप्पू का चेहरा लाल हो गया, फिर भी वो जोर से चिल्लाया, मिस्टर अर्नव, क्या ये वही मिस्टर अर्नव है जो कनेक्शन के जरिए पृथ्वी ग्रुप के गेस्ट एल्डर बने हैं? ऐसा इंसान तुम्हें क्या सिखा सकता है? रीना सिंह ने बार बार ताना मारा, उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। मिस्टर अर्नव की बेइज्जती मत करो। पप्पू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और एक जंगली जानवर की तरह वो सीधे रीना सिंह पर झपट पड़ा। बैंग जैसे ही मुके और हथेलियां टकराई, रीना सिंह ने कोई खास मूव नहीं दिखाया, बस थोड़ा सा अपनी जगह से हिली और एक ऐसा पाम स्ट्राइक मारा जिसने पप्पू को हवा में उड़ा दिया और वो जोर से प्लेटफॉर्म पर जा गिरा। तुम सच में कमजोर हो तो ये है मिस्टर अर्नव की सिखाई हुई कला का नतीजा। रीना सिंह ने बार बार ताना मारा, फिर रेफरी की तरफ मुड़कर कहा, ये मेरे लिए कोई मैच ही नहीं है, मैं किसी और के साथ दोबारा शुरू करने की रिक्वेस्ट करती हूँ। हाँ, जैसे ही यह सीन सामने आया पूरे वेन्यू में मजाक उड़ाने वाली हंसी फैल गई और पृथ्वी ग्रुप के रेस्ट एरिया में अजूर ड्रैगन का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। इस बीच अर्नव के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पूरी तरह से शांत और बेपरवाह था, जैसे उस हंसी से उसका कोई लेना देना ही न हो। पप्पू, मैंने तुम्हें कैसे सिखाया था? अचानक अर्नव की शांत आवाज वेन्यू में गूंज उठी, जिसने तुरंत हंसी को दबा दिया, भीड़ को हैरान कर दिया और उनके मजाक को अचानक रोक दिया। स्वॉलोइंग थंडर साउंड्स, लगता है मैंने उसे कमा का। स्वर्ग ग्रुप के लीडर कुणाल सिंह ने सोचते हुए कहा। अर्नव की तरफ उसकी नजरें भी थोड़ी गंभीर हो गईं। सिर्फ कुणाल सिंह ही नहीं, बाकी सभी ग्रुप लीडर्स का कल्टिवेशन लेवल बहुत ऊंचा था और अर्नव के बस एक सेंटेंस ने, जो पृथ्वी ग्रुप का गेस्ट एल्डर था, पूरी भीड़ को शांत कर दिया था। प्लेटफॉर्म पर पप्पू के मुंह से लगातार खून की एक धार बह रही थी। ऑडियंस की हैरान नजरों के बीच पप्पू ने अपनी बाहों के सहारे खुद को ऊपर उठाया और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी चमकदार आंखें एक असाधारण और कभी न हारने वाले जज्बे से चमक रही थीं। इतना जबरदस्त लड़ने का जज्बा, ब्रह्मांड ग्रुप के लीडर ने कहा। उसकी आंखें चमक उठीं। पैर धरती की जड़ है, शरीर पहाड़ की तरह अचल है, रीढ़ एक महान ड्रैगन की तरह है, ची और खून एक विशाल समंदर की तरह है। कमर के सहारे कूल्हों को, बाहों के सहारे कमर को, मुट्ठियों के सहारे बाहों को, अपने सारे ची और खून को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करो और जब तुम मुक्का मारो तो तुम्हें अपनी अजेयता में विश्वास करना होगा। पैर धरती की जड़ है, शरीर पहाड़ की तरह अचल है। बार बार दोहराते हुए, खुद से बुदबुदाते हुए पप्पू लगातार इन शब्दों को दोहरा रहा था, जैसे वो किसी अनजानी अवस्था में चला गया हो जिससे चारों ओर से हैरान करने वाली टिप्पणियां आने लगीं। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम पहले ही हार चुके हो। क्या तुम्हें खुद को और शर्मिंदा करने की जरूरत है? क्या मुझे तुम्हें खुद नीचे फेंकना पड़ेगा? रीना सिंह ने कहा, उसकी आवाज में चिढ़ थी।
लड़ो। अचानक पप्पू ने तेजी से अपना सिर उठाया, उसकी आंखें जोर से चमक रही थीं जैसे वो बिजली की तरह गरज रहा हो। उसके अंदर का ची और खून विशाल समुद्र की तरह उमड़ पड़ा और सब कुछ उसकी दाहिनी मुट्ठी में समा गया। बूम! एक टूटते तारे की तरह चमकदार मुक्के के साथ हवा में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। पप्पू तुरंत रीना सिंह के ठीक सामने आ गया। जैसे ही उसने शौक में देखा, उसने तेजी से अपनी हथेली उठाकर पप्पू के वार को रोकने की कोशिश की। ट्रैक हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी और रीना सिंह का हाथ अप्राकृतिक रूप से मुड़ गया, जबकि दर्द की एक चीख उसके होठों से निकल गई। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ था। पप्पू के लगातार मुक्के ने फिर बेरहमी से रीना सिंह की छाती पर वार किया, जिससे उसकी छाती की हड्डी अंदर धंस गई। उसके मुंह से ढेर सारा खून निकला और वो 10 मीटर पीछे जाकर प्लेटफॉर्म से तुरंत नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। रीना! कुणाल सिंह दहाड़ा आगे बढ़ते हुए तेजी से रीना सिंह के पास पहुंचा, जल्दी से उसे एक दवा दी और उसकी नब्ज जांची। उसका एक्सप्रेशन लगातार और गहरा होता जा रहा था। तुम इतने क्रूर हो कि तुमने उसका कल्टीवेशन ही अपाहिज कर दिया। कुणाल सिंह ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखें स्टेज पर खड़े पप्पू पर खंजर की तरह वार कर रही थीं। एक भयानक जानलेवा इरादा उसकी आंखों में चमक रहा था। जैसे ही वो स्टेज की तरफ बढ़ा, बस एक हल्की सी हवा चली और अर्नव रहस्यमय तरीके से पप्पू के बगल में आ गया। कुणाल सिंह को बेपरवाह आंखों से देखते हुए बोला, तुम क्या करना चाहते हो? तुमने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाई है तो जाहिर है उसकी जान को कर्ज चुकाना होगा। कुणाल सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। उसका जानलेवा इरादा इतना ठंडा था कि उसने सीधे अर्नव को घूरा। तुम्हारे जरिए? अर्नव ने एक हल्की सी मुस्कान दी, फिर अपनी उंगली कुणाल सिंह की तरफ करते हुए कहा, अगर तुम उसका एक बाल भी बांका कर सको तो इसे मेरी हार मानना। घमंडी, अहंकारी, तिरस्कारपूर्ण, यही वो रुख था जो अर्नव ने दिखाया। हालांकि पप्पू उसका शिष्य नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था कि अर्नव कुणाल सिंह को उसे चोट पहुंचाने देगा। ये सीन जब भीड़ ने देखा तो शौक की आवाजें निकलीं और अर्नव की तरफ उनकी नजरें हैरानी से भर गईं। पृथ्वी ग्रुप का ये गेस्ट एल्डर कितना दिलेर था! क्या उसे नहीं पता था कि कुणाल सिंह स्वर्ग ग्रुप का लीडर था और कल्टीवेशन के पीक पर एक ग्रैंड मास्टर था जो अनेट लेवल तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। लड़के, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। चूंकि तुम मौत मांग रहे हो तो मैं तुम्हें वो दूंगा। कुणाल सिंह ने स्टेज पर कदम रखा। उसके शरीर की गैंगची जोर जोर से भिनभिना रही थी, जैसे अगले ही पल उन दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली हो। कुणाल सिंह, अगर तुम मिस्टर अर्नव पर हमला करना चाहते हो तो तुम अभी तक क्वालिफाइड नहीं हो। तुम्हें पहले मुझसे अजूर ड्रैगन से गुजरना होगा। अजूर ड्रैगन आगे बढ़ा, कुणाल सिंह का सामना करते हुए। उसकी आंखों में एक बेहद सन्ही बियाउकिंग था। अजूर ड्रैगन, तुम नाकाम चापलूस, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम बीच में मत पड़ो। कुणाल सिंह पहले से ही अर्नव से शिवानी को भड़काने के लिए नाराज था और अब पप्पू ने रीना सिंह का कल्टीवेशन अपाहिज कर दिया था। वो इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? हम अचानक एक ठंडी खरखराहट सुनाई दी और स्वर्ग ग्रुप के रेस्टिंग एरिया से 60 के दशक का एक बुजुर्ग आदमी आगे कूदा। उसका कल्टीवेशन देखकर वो भी ग्रैंड मास्टर लेवल के पीक पर था और वो सीधे कुणाल सिंह के बगल में खड़ा हो गया। अजूर ड्रैगन से ठंडे स्वर में बोला, अजूर ड्रैगन, लगता है तुम इस बूढ़े आदमी को भूल गए हो। गगन सिंह, अजूर ड्रैगन का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि यह आदमी स्वर्ग ग्रुप का एक गेस्ट एल्डर था और उसका कल्टीवेशन कुणाल सिंह के बराबर था। माहौल तनावपूर्ण था और धमाके के कगार पर इस सीन ने तुरंत पूरी कॉन्फ्रेंस के माहौल को भारी बना दिया। ये देखकर भैरव सिंह और दूसरों ने एक शातिर मुस्कान दिखाए। रुको, इससे पहले कि दोनों पक्ष लड़ना शुरू कर पाते, सुरक्षा विभाग का डायरेक्टर आगे बढ़ा। उसका चेहरे का एक्सप्रेशन बेहद सख्त था। सुरक्षा विभाग के हेड के तौर पर हालांकि वो एक मानद पद पर था और 8 ग्रुप के लीडर्स उसे ज्यादा सम्मान नहीं देते थे, फिर भी वो सुरक्षा विभाग का नामात्र का हेड था। इसके अलावा उसने ये कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी और अगर कुछ भी गलत होता तो सीनियर्स सबसे पहले उसी को दोष देते। हालांकि डायरेक्टर का अर्नव के बारे में बहुत बुरा इंप्रेशन था। अगर दोनों ग्रुप्स के बीच सच में कोई टकराव हो जाता तो वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता था। ये सुरक्षा विभाग की एनुअल कॉन्फ्रेंस है, तुम्हारे लिए बदला लेने की जगह नहीं। अगर तुम सच में लड़ना चाहते हो तो तब तक इंतजार करो जब ग्रुप और गेस्ट एल्डर की स्पारिंग का समय आएगा, जहां तुम अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हो। सुरक्षा विभाग के डायरेक्टर ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की। हम्फ! कुणाल सिंह की आंखें बर्फीली थी जैसे उसने ठंडे स्वर में कहा, अर्नव अग्निहोत्री, एक गेस्ट एल्डर के तौर पर तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि यह सुरक्षा विभाग के हेडक्वार्टर में हो रहा है। अभी के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जब हम बाद में मिलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा अंत बहुत बुरा नहीं होगा। चलो चले। कुणाल सिंह ने गगन सिंह को बुलाया और स्वर्ग ग्रुप के रेस्टिंग एरिया की तरफ चलने लगा। तुम सच में बेवकूफ हो, अर्नव ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन इसने उसके बगल में खड़े अजूर ड्रैगन के रोंगटे खड़े कर दिए। वो जानता था कि अर्नव के मन में शायद जानलेवा इरादे थे।
शायद सुरक्षा विभाग की यह एनुअल मीटिंग अर्नब की वजह से एक बड़े बदलाव से गुजरने वाली थी। मिस्टर अर्नब, पप्पू ने कहा, थोड़ा घबराया हुआ था। अर्नब ने पप्पू के कंधे पर थपथपाया और कहा, कंपटीशन पर ध्यान दो, बाकी की चिंता मत करो। पप्पू को सांत्वना देने के बाद अर्नब और अजूर ड्रैगन भी पृथ्वी ग्रुप के रेस्टिंग एरिया की ओर वापस चल दिए। मिस्टर अर्नब, चाहे कुछ भी हो, कुणाल सिंह जैसे लोग सुरक्षा विभाग से हैं, इसलिए प्लीज थोड़ा रहम जरूर दिखाना, अजूर ड्रैगन ने कहा। दूसरे शायद अर्नब की ताकत से अनजान हो, लेकिन अजूर ड्रैगन कैसे नहीं जान सकता था। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने फिर भी अर्नब को सलाह देने के लिए मुंह खोला। अजूर ड्रैगन के चेहरे पर चिंता का भाव देखकर अर्नब की आंखों में निराशा की एक झलक कौंधी और उसने धीमी आवाज में कहा, अजूर ड्रैगन, क्या तुम जानते हो कि पृथ्वी ग्रुप इतना कमजोर क्यों है और भैरव सिंह और कुणाल सिंह जैसे लोग हमें धमकाने की हिम्मत क्यों करते हैं? अर्नब के शब्दों ने अजूर ड्रैगन को चौंका दिया, जो फिर काफी देर तक हिचकिचाता रहा और फिर एक कड़वी मुस्कान के साथ बोला, पृथ्वी ग्रुप का ओवरऑल कल्टिवेशन ज्यादा नहीं है और पिछले सालों में मार्शल कॉम्पिटिशन सेरेमनी में अजूर ड्रैगन के खत्म करने का इंतजार किए बिना अर्नब ने अपना हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज और भी गंभीर हो गई, तुम गलत हो। कल्टिवेशन तो सिर्फ एक पहलू है, असली वजह यह है कि वो पृथ्वी ग्रुप को सीरियसली नहीं लेते, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? अजूर ड्रैगन हैरान था। हाँ, ये तुम्हारी वजह से है, अर्नब ने अजूर ड्रैगन की आंखों में घूरते हुए कहा, तुम हर काम में बड़ी तस्वीर को देखते हो और तुम चीजों को अनिर्णय के साथ संभालते हो। बाहर वालों के लिए ये कमजोरी का संकेत लगता है। जैसा कि कहावत है, अगर लीडर भालू है तो उसके फॉलोअर्स भी भालुओं का झुंड होंगे। आज स्वर्ग ग्रुप का एक मेंबर घायल हो गया और कुणाल सिंह ने लीडर होने के नाते कंपटीशन के नियमों की परवाह किए बिना अपने टीममेट के लिए बदला लेने की कोशिश की। तुम्हारी नजरों में यह एक्शन नियमों के खिलाफ है, लेकिन स्वर्ग ग्रुप के मेंबर्स के लिए कुणाल सिंह उनके लिए खड़ा हो रहा है। वो कुणाल सिंह के लिए अपनी जान पर खेलने से कैसे पीछे हट सकते हैं, चाहे वो लीडरशिप में महारत हो या भाईचारे की वफादारी। अब स्वर्ग ग्रुप के मेंबर्स को देखो और शायद तुम्हें कुछ पता चलेगा। उस पॉइंट पर अर्नब ने बोलना बंद कर दिया और अजूर ड्रैगन ने तेजी से अपनी नजर स्वर्ग ग्रुप के रेस्टिंग एरिया की ओर घुमाई। जब उसने मेंबर्स की आंखों में कुणाल सिंह के लिए प्रशंसा और सम्मान देखा तो वो उस पल पूरी तरह से दंग रह गया, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। एकजुट हम खड़े हैं, बटे हुए हम गिरते हैं। भले ही तुम कल्टीवेशन में कुणाल सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते, अगर तुम पृथ्वी ग्रुप को लोहे जैसी इच्छाशक्ति के साथ बिना एक इंच भी पीछे हटे लीड करते तो पृथ्वी ग्रुप अपनी मौजूदा हालत में नहीं होता। अर्नब ने सीधे सीधे कहा, इतना सीधा कि अजूर ड्रैगन को शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर भी यह एक निर्विवाद सच था जिसे बताना जरूरी था। सुरक्षा विभाग के हेडक्वार्टर में घुसने के बाद से ही अर्नब ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया था। माया ग्रुप का भैरव सिंह उन्हें धमका रहा था और स्वर्ग ग्रुप के कुणाल सिंह ने भी अजूर ड्रैगन को गंभीरता से नहीं लिया था। ये सब साबित करता था कि अजूर ड्रैगन के लोगों से निपटने के तरीके में गंभीर मुद्दे थे। अर्नब की नज़र में अजूर ड्रैगन कमजोर नहीं था, बल्कि उसने सुरक्षा विभाग की ओवरऑल सिचुएशन के लिए चिंता दिखाई थी। वो अंदरूनी कलह नहीं चाहता था और वो एक लोहे जैसा इंसान था। फिर भी ठीक इसी अप्रोच की वजह से पृथ्वी ग्रुप अपनी मौजूदा हालत में आ गया था। 10 सालों तक पृथ्वी ग्रुप के पास कोई गेस्ट एल्डर क्यों नहीं था? वजह असल में काफी सिंपल थी, क्योंकि अजूर ड्रैगन बहुत ज्यादा सावधानी से काम करता था। सच्चे एक्सपर्ट्स उसके साथ काम करना कैसे चाहेंगे जब आसपास लंबे लोग हो तो आसमान नहीं गिरेगा। तुम बस सुरक्षा विभाग के अंदर एक ग्रुप लीडर हो, फिर भी तुम सभी 8 ग्रुप्स के मामलों की चिंता करते हो। क्यों परेशान होना? अर्नब ने धीरे से कहा। मिस्टर अर्नब, मैं अब समझ गया। जैसे एक तितली अपने ककून से बाहर निकल रही हो, उस पर अचानक एक एहसास हुआ। अर्नब के शब्दों के बीच अजूर ड्रैगन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसके माइंडसेट में उस पल एक नाटकीय बदलाव आया। दयालु लोगों को धमकाया जाता है और शरीफ घोड़ों की सवारी की जाती है, ये कहावत बिना किसी कारण के समय के साथ बनी नहीं रही है। अजूर ड्रैगन इस वाक्यांश का मतलब समझता था, लेकिन वो हमेशा इसके बीच में फंसा रहता था, केवल इस पल में अर्नब द्वारा जगाए जाने के लिए। अजूर ड्रैगन की आंखों में उभरते हुए लड़ने के जज्बे को देखकर अर्नब ने धीरे धीरे सिर हिलाया और फिर चुप हो गया। अर्नब हमेशा एक सिद्धांत में विश्वास करता था, ताकतवर हमेशा ताकतवर रहता है और कमजोर कुत्तों की तरह होते हैं। ठीक असल जिंदगी की तरह हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब आप एक कदम पीछे हटते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, जब तक कि आपके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं बचती। केवल तभी आपको अचानक जागृति होती है, लेकिन उस समय तक आमतौर पर बहुत देर हो चुकी होती है। टूर्नामेंट जारी रहा, जिसमें हर ग्रुप के मेंबर्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आधा दिन तेजी से बीत गया और पप्पू शानदार ढंग से आगे बढ़ा, अपने सभी विरोधियों को तब तक हराता रहा जब तक वो उसके पैरों में हारकर पड़े नहीं रहे।
जब उसने अंत में माया ग्रुप के एक मेंबर का सामना किया तो उसने अपने विरोधी को इतनी गंभीर चोट पहुंचाई कि पृथ्वी ग्रुप के मेंबर्स जोर जोर से खुशी से झूम उठे। भैरव सिंह का एक्सप्रेशन बेहद उदास हो गया। पिछला सारा घमंड कहीं नजर नहीं आ रहा था, फिर भी उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी जो कभी भी अर्नव की ओर चमकती थी, एक छिपे हुए जानलेवा इरादे को दर्शाती थी। इस मार्शल कंपटीशन का चैंपियन पृथ्वी ग्रुप का पप्पू है। जब सुरक्षा विभाग का हेड फाइनल रिजल्ट की घोषणा करने के लिए स्टेज पर चढ़ा तो पूरा पृथ्वी ग्रुप खुशी से झूम उठा। पप्पू उत्साह से एक ट्रॉफी पकड़े हुए तेजी से अर्नव के पास पहुंचा और भावुक होकर कहा, मिस्टर अर्नव, मैं जीत गया, मैं सच में जीत गया, मैंने आपको निराश नहीं किया। तुमने बहुत अच्छा किया। अर्नव ने सिर हिलाकर और एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। बूम हवा में गूंज उठी और जैसे ही सुरक्षा विभाग के हेड ने रिजल्ट्स की घोषणा खत्म की, कुणाल सिंह और गगन सिंह सीधे स्टेज पर आ गए। उनकी नजरें अर्नव और अजूर ड्रैगन पर थी जो गहरी दुर्भावना से भरी थी। हेड, चलो लालफीताशाही को खत्म करते हैं। चूंकि बाकी का सेशन ग्रुप्स के गेस्ट एल्डर्स के बीच एक स्पारिंग सेशन है तो मैं स्वर ग्रुप को लीड लेने दूंगा, कुणाल सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। सुरक्षा विभाग के हेड ने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया और स्टेज से नीचे उतर गया। ये साफ था कि जो होने वाला था वो उसके कंट्रोल से बाहर था। इंटरेस्टिंग, माया ग्रुप भी इस मजे में शामिल होगा। भैरव सिंह, माया ग्रुप का गेस्ट एल्डर, स्टेज पर कूद पड़ा। उसकी नजरें भी अर्नव और अजूर ड्रैगन की ओर मुड़ गईं। बैंग, अजूर ड्रैगन टेबल पर हाथ मारकर अपनी सीट से उठा, स्टेज पर कूदने के लिए तैयार, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता अर्नव ने उसे वापस उसकी सीट पर बिठा दिया और कहा, वो मेरे लिए यहाँ है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। एक हवा के झोंके की तरह सहज, दुनिया की धूल से अछूता। अर्नव एक इत्मीनान भरी चाल से स्टेज पर चढ़ा, सीधे अपने सामने खड़े 4 आदमियों को घूरते हुए। उसका चेहरा भावहीन था, जिससे उसके विचारों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। भाई कुणाल सिंह, इस आदमी और मेरे बीच कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं, कैसा रहेगा अगर तुम इसे मेरे लिए छोड़ दो? भैरव सिंह ने एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा। उसने मेरे प्यारे शिष्य को घायल किया है, मुझे पर्सनली उसके कल्टीवेशन को अपंग करना होगा, कुणाल सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। चलो अपनी दोस्ती को नुकसान न पहुंचाएं। मुझे लगता है कि मिस्टर अर्नव को खुद अपना विरोधी चुनने देना बेहतर होगा। गगन सिंह ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते और मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। साफ था कि वो अर्नव को गंभीरता से नहीं ले रहा था। उस पल चाहे वो सभी दिशाओं से आए मेहमान हो या 8 ग्रुप्स के मेंबर्स, सबने अपनी नजरें ऊपर स्टेज की ओर घुमा ली। 4 एंशिएंट मार्शल ग्रैंडमास्टर्स ने जो अर्नव के प्रति दुश्मनी दिखाए, उसे देखकर कुछ लोग उसकी तरफ से ठंडे पसीने में भीगने से खुद को रोक नहीं पाए। लॉर्ड अजूर ड्रैगन, मिस्टर अर्नव अकेले वो उनके खिलाफ कैसे टिक सकते हैं? आप पृथ्वी ग्रुप के एक मेंबर ने रुकते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। चिंता मत करो, वो मिस्टर अर्नव का मुकाबला नहीं कर सकते, बस देखते जाओ, अजूर ड्रैगन ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। एक ऐसा बयान जो साफ तौर पर सभी 8 ग्रुप्स के मेंबर्स ने सुना, जिससे वो शॉक में रिएक्ट करने और अपनी हैरान नजरों को स्टेज पर मौजूद अर्नव की ओर मुड़ने पर मजबूर हो गए। स्टेज पर अर्नव अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे खड़ा था, शांति से सामने के 4 लोगों को देख रहा था, उनके विवाद को कुछ हद तक मनोरंजक पाते हुए। बहस करने की कोई जरूरत नहीं, तुम सब एक साथ मुझ पर हमला करो। आखिरकार जिस पल तुमने इस स्टेज पर कदम रखा तुम पहले से ही मरे हुए लोग थे, अर्नव ने बेपरवाही से कहा। वूश, अर्नव के इस रुख ने पूरे वेन्यू में हंगामा खड़ा कर दिया और स्टेज पर मौजूद 4 लोगों के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। भैरव सिंह की आंखों में तो एक क्रूर रोशनी चमक उठी। बाकी तीनों के रिएक्ट करने का इंतजार किए बिना उसके अंदर की बर्फ की सुपर पावर अचानक फट पड़ी और उसने सीधे अर्नव पर हमला कर दिया। ठंडी रोशनी कपकपा देने वाली थी और मारने का इरादा दम घोंटने वाला था। हवा में अनगिनत बर्फीले भाले बन गए जो हवा को चीरने की आवाज के साथ अर्नव की ओर बढ़े, जिससे बाकी तीनों को थोड़ा पीछे हटने और दोनों के बीच मुकाबले के लिए जगह बनाने पर मजबूर होना पड़ा। आखिरकार अगर चारों ने सच में मिलकर हमला किया तो न केवल मौजूद मेहमान उन्हें नीची नजर से देखेंगे बल्कि वे खुद भी इसके साथ नहीं जी पाएंगे, और यह एंशिएंट मार्शल ग्रैंडमास्टर्स के रूप में उनका घमंड भी था। अर्नव अग्निहोत्री, घमंड की एक कीमत होती है, भैरव सिंह ने एक क्रूर चेहरे के साथ कहा जो एक भयानक ठंडी आभा से घिरा हुआ था। जैसे ही उसने अपनी हथेलियां लहराई, बड़ी संख्या में बर्फीले भाले पहले ही अर्नव को घेर चुके थे। बूम, साफ आसमान में एक धमाका हुआ, हवा में खिंचाव महसूस हुआ और अर्नव की ओर से कोई भी हरकत दिखे बिना उसने बस हवा में एक इशारा किया और अनगिनत बर्फीले भाले तुरंत धुंध में बिखर गए। इसके बाद जो हुआ उसने आसपास के दर्शकों को गहरी खामोशी में छोड़ दिया। एक लंबा और अकेला साया अचानक बर्फ की धुंध से बाहर निकला। उसकी हथेली साफ और जैद की तरह चमकदार थी जो भैरव सिंह की आंखों में लगातार बड़ी होती जा रही थी। वो इस हथेली से बुरी तरह बचना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे जगह पर जम गया था, इस पल में 1 इंच भी हिलने में असमर्थ।
ओह भैरव सिंह कराह उठा, उसका चेहरा शौक से भर गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, अविश्वास से भरी हुई थी क्योंकि उसे अर्नव ने गर्दन से उठाकर बीच हवा में लटका दिया था। एक भयानक जबरदस्त ताकत उसके गले पर लगी थी। क्लिक क्लिक क्लिक, उसके गले की हड्डियों से अजीब आवाजें आ रही थीं क्योंकि अर्नव की हथेली थोड़ी कस गई थी। भैरव सिंह का गला अनियमित रूप से मुड़ गया, उसका रंग लाल से बैंगनी हो गया। घुटन ने भयानक रूप से उसके शरीर पर हमला किया, जैसे अगले ही पल अर्नव की पकड़ में दम घुटकर उसकी मौत हो जाएगी। क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? अर्नव ने शांत आवाज में कहा। नहीं, नामुमकिन, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? अर्नव द्वारा गर्दन से पकड़े जाने पर भैरव सिंह को सांस लेना बेहद मुश्किल लग रहा था। उसकी आवाज में एक अवर्णनीय डर था। सिर्फ भैरव सिंह ही नहीं डरा हुआ था, बल्कि हर कोई जो वहां मौजूद था अचानक अपनी सीटों से उठ खड़ा हुआ। अर्नव को शौक और अविश्वास के मिलेजुले भाव से घूरते हुए जो कुछ वे देख रहे थे उस पर विश्वास करने में असमर्थ थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। हालांकि भैरव सिंह मुझसे थोड़ा कमजोर है, वो एक ही मूव का सामना कैसे नहीं कर सका? कुणाल सिंह कांपते हुए बोला। रिंग में अर्नव को घूरते हुए उसकी आंखों में कॉम्प्लेक्स इमोशंस का मिश्रण था। ये सवाल सिर्फ कुणाल सिंह की चिंता नहीं थी, हर कोई जो वहां मौजूद था इसी सोच में डूबा था। भले ही भैरव सिंह अर्नव का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्या उसकी हार थोड़ी कम आसान नहीं होनी चाहिए थी? क्या ऐसा हो सकता है उसका कल्टीवेशन अनेट है? गगन सिंह की आवाज कांप उठी क्योंकि उसने एक ऐसी सच्चाई बयां की थी जिस पर हर कोई विचार करने लगा था। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मैंने कुणाल सिंह ने 30 सालों तक एंशिएंट मार्शल आर्ट्स की कड़ी मेहनत से साधना की है और मैंने अभी अभी अनेट रेल्म की दहलीज को छुआ है। ये व्यक्ति जो मुश्किल से 20 साल का है एक अनेट मार्शल आर्टिस्ट कैसे हो सकता है? कुणाल सिंह इनकार में दहाड़ा, स्पष्ट रूप से इस हकीकत को स्वीकार करने में असमर्थ था। एक पत्थर ने 1000 लहरें उठा दी और जब अनेट मार्शल आर्टिस्ट वाक्यांश का उच्चारण किया गया तो वेन्यू में एक बड़ा हंगामा मच गया। एक अनेट मार्शल आर्टिस्ट? किसने सोचा होगा कि अर्नव अग्निहोत्री असल में एक अनेट मार्शल आर्टिस्ट था? इसमें कोई शक नहीं। एक अनेट मार्शल आर्टिस्ट के अलावा और कौन एक एंशिएंट मार्शल ग्रैंड मास्टर को एक ही मूव में हरा सकता है? 100 साल, पूरे 100 साल। और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारा भारत एक और अनेट मार्शल आर्टिस्ट देखेगा। भीड़ में उथल पुथल मची हुई थी और इस पल कंपटीशन मेहमानों के लिए महत्वहीन लग रहा था। इसके बजाय अर्नव का एक अनेट मार्शल आर्टिस्ट होने के खुलासे ने एक जबरदस्त सनसनी पैदा कर दी थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मेहमान इतने प्रभावित हुए थे। एक अनेट मार्शल आर्टिस्ट एक लेजेंड था जिसे एक ह्यूमन वॉर मशीन भी कहा जाता था, जो आम लोगों से परे था, दुनिया के नियमों से परे। एक ऐसी हस्ती जो हजारों सैनिकों का मुकाबला करने में सक्षम थी। स्टेज पर भैरव सिंह का चेहरा राख जैसा हो गया था। उसकी आंखों में पछतावा भर गया। अगर उसे पता होता कि अर्नव एक अनेट मार्शल आर्टिस्ट है तो वो इस व्यक्ति को उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? मिस्टर अर्नव, मैं हार मानता हूं। भैरव सिंह की कांपती आवाज मुश्किल से निकली, जिसमें दया की गुहार मिली हुई थी। दुर्भाग्य से अर्नव का एक्सप्रेशन बेपरवाह बना रहा और जब उसकी आंखें खुली और बंद हुईं तो उनमें केवल ठंडक और बेरहमी दिखाई दी। क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी? तुम भूल गए हो क्या? अर्नव ने ऐसे बात की जैसे वो किसी मामूली बात पर चर्चा कर रहा हो, फिर भी इस बयान ने भैरव सिंह की आंखों में डर का भाव ला दिया। मिस्टर अर्नव, तुम पृथ्वी ग्रुप के गेस्ट एल्डर हो, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं माया ग्रुप का लीडर हूं, अगर तुम मुझे मारोगे। आह, जैसे ही उसकी तलवार जैसी उंगलियां हवा में घूमी, खून का एक फव्वारा दिखाई दिया। भैरव सिंह दर्द में चीख पड़ा क्योंकि अर्नव ने उसकी खून से सनी बांह काट दी थी। मैं अपने शब्दों का पक्का आदमी हूं, अर्नव ने शांति से कहा, और जब मैं कहता हूं कि तुम्हारी मौत दर्दनाक होगी तो ठीक वैसा ही होगा। उसके कामों ने 8 ग्रुप्स में सभी को पूरी तरह से चुप करा दिया और उन्होंने डर से भरी आंखों से अर्नव को देखा। क्रूर और बेरहम, कोई दया नहीं दिखाना, ये वो रूप था जो अर्नव ने उनके सामने दिखाया था। केवल इसी पल में 8 ग्रुप्स के लोगों को एक सच्चाई का एहसास हुआ। मिस्टर अर्नव की आंखों में दया के लिए कभी कोई जगह नहीं थी। जिसने भी उसे नाराज किया उसका अंत मौत था। अर्नव अग्निहोत्री, तुम कमीने, अगर तुमने मुझे मारा तो सुरक्षा विभाग में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। भैरव सिंह अर्नव की नजरों से देख सकता था कि दूसरे का उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं था और उसने गुस्से में शाप दिया। शिव खून आसमान में फैल गया जैसे भैरव सिंह की दर्द भरी चीखें गूंज उठी। दर्द और कोसने के बीच उसके हाथ पैर अर्नव द्वारा एक एक करके काट दिए गए। फिर अपने दाहिने हाथ में अचानक बल का प्रयोग करते हुए उसने भैरव सिंह की गर्दन मरोड़ दी और लाश को कूड़े की तरह एक तरफ फेंक दिया। खामोशी, एक जानलेवा सन्नाटा। स्टेज पर कटे हुए अंगों और छटपटाते अवशेषों के बीच खून की मोटी गंध हवा में फैल गई, जिससे अर्नव एक शैतानी रोशनी में नहा गया। लीडर लॉर्ड भैरव सिंह, माया ग्रुप के मेंबर्स की चीख पुकार मच गई।
उन्होंने अर्नव को भूरा भैरव सिंह का बदला लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अर्नव की निर्दयी आंखों को देखा तो वे कांप गए और उनकी आवाजें एक फुसफुसाहट में बदल गईं। अर्नव अग्निहोत्री, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है, माया ग्रुप के लीडर को मारने की हिम्मत की। कुणाल सिंह का गुस्सा दहाड़ा, फिर भी उसने अर्नव से दूरी बनाए रखी। साफ था ये जानने के बाद कि अर्नव एक अनेट मार्शल आर्टिस्ट था, वो अब उससे भिड़ना नहीं चाहता था। कदम कदम कदम, जैसे मौत के ढोल पीटे जा रहे हों, आत्माओं के लिए एक शोकगीत गूंज उठा। अर्नव कुणाल सिंह और बाकी दो की ओर चला। उसका चेहरा भावहीन था, फिर भी इसने उन्हें डर से रंग बदलने और लगातार अपने कदमों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर अर्नव, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम हम सबको मारने की योजना बना रहे हो? कुणाल सिंह की आवाज बाहर से तो तीखी थी, लेकिन अंदर से कांप रही थी। उसमें पहले वाला घमंड नहीं था। मैं एक सिंपल आदमी हूं, जो कोई भी मुझे नाराज करता है उसका अंत मौत होता है, और इसमें कोई अपवाद नहीं है। उसकी आवाज मौत के देवता की तरह शांत थी, जो आत्माओं को ले जा रहा हो, यमराज की तरह जो जिंदगियां ले रहा हो, जिसने वहां मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए और मौत का एक आसन्न एहसास पैदा कर दिया। माहौल भारी था और कमरे में सन्नाटा पसरा था। हर किसी की समझ में जब एक अनेट मार्शल आर्टिस्ट मारने का फैसला कर लेता तो कोई उसे रोक नहीं सकता था, जब तक कि अनेट रेल्म का कोई दूसरा मार्शल आर्टिस्ट हस्तक्षेप न करे, वरना कुणाल सिंह और उसके साथियों का अंत निश्चित था। लेकिन क्या अर्नव अग्निहोत्री सच में एक अनेट मार्शल आर्टिस्ट था? वो एक कल्टिवेटर था, और इससे भी बढ़कर वो ट्रांसेंडेंस ट्रिब्यूलेशन स्टेज पर एक कल्टिवेटर था, जिसे लाखों प्राणी अनडाइंग वेनरेबल के नाम से जानते थे। हालांकि ये दुनिया एंड ऑफ धर्म ईरा में थी, जहां स्पिरिचुअल एनर्जी अब मौजूद नहीं थी, और अर्नव अग्निहोत्री स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, और न ही एक कल्टिवेटर की सचमुच भयानक तकनीकों का प्रदर्शन कर सकता था। एक कल्टिवेटर जीवन के पदानुक्रम में नश्वर लोगों से ऊपर था। इस दुनिया में उसे कौन रोक सकता था? कुणाल सिंह डरा हुआ था, सचमुच डरा हुआ था। वो धीरे धीरे पीछे हटा, क्योंकि वो अर्नव अग्निहोत्री की आंखों से साफ देख सकता था कि वो सच में उसे मारना चाहता था, बिना किसी हिचकिचाहट के। मर जाओ। अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ और खून की रोशनी फूट पड़ी। अर्नव अग्निहोत्री ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक कुणाल सिंह और उसके दो साथियों के सामने आ गया। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाते, एक कंपकंपा देने वाली स्वॉर्ड ची ने सीधे उन पर वार कर दिया। चलो इससे लड़ते हैं, कुणाल सिंह कांपती हुई आवाज में चिल्लाया। अपनी सारी ताकत एक हथेली के वार में लगाकर अर्नव अग्निहोत्री की ओर बढ़ा, जबकि बाकी दोनों ये जानते हुए कि उनकी जान दांव पर लगी है, के पास अपनी जान के लिए लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। स्निकर खून दिखाई दिया और वे साफ तौर पर कमर से कट गए थे। दोनों गेस्ट एल्डर्स जवाब तक नहीं दे पाए और अर्नव अग्निहोत्री द्वारा तुरंत दो टुकड़ों में काट दिए गए। उनकी खूनी लाशों ने मात्र एक नजर में कंपकंपा देने वाला आतंक पैदा कर दिया। आह मेरे पैर! कुणाल सिंह दर्द से चिल्लाया। उसके पैर अर्नव अग्निहोत्री ने काट दिए थे और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके कटे हुए पैरों से भारी मात्रा में खून बह रहा था। उसका बेहद दर्दनाक रूप दर्शकों को देखने में असमर्थ बना रहा था। नश्वर सच में नाजुक होते हैं, मुझे तुम्हारी पीड़ा खत्म करने दो। अर्नव अग्निहोत्री ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। उसका हाथ जैड की तरह चमक रहा था, एक धुंधली खून की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जैसे वह कुणाल सिंह को अंतिम जानलेवा झटका देने वाला हो। बस अचानक इस महत्वपूर्ण क्षण में एक ठंडी चीख गूंज उठी और एक लंबा साया दृश्य में तैरता हुआ आया, जो सीधे अर्नव अग्निहोत्री के सामने खड़ा हो गया। विक्रम आकाश सर! जैसे ही यह व्यक्ति प्रकट हुआ, ब्रह्मांड ग्रुप के सदस्य आश्चर्य में चिल्लाए। मिस्टर अर्नव, तुमने पहले ही 3 लोगों को मार दिया है, अब रुकने का समय है। ब्रह्मांड ग्रुप के विक्रम आकाश सुरक्षा विभाग में सबसे रहस्यमय व्यक्ति न केवल ब्रह्मांड ग्रुप का लीडर था, बल्कि यह भी अफवाहें थी कि शायद विक्रम आकाश पहले ही अनेट रेल्म में कदम रख चुका था, एक अटकल जो कभी पुष्टि नहीं हुई थी। वूश 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 हवा को चीरने की आवाजें लगातार आ रही थी, क्योंकि कई लोग आगे बढ़े विक्रम आकाश के पीछे खड़े हो गए। वे विभिन्न ग्रुप्स के लीडर्स और गेस्ट एल्डर्स थे, जो स्पष्ट रूप से समझ रहे थे कि अगर उन्होंने अब हस्तक्षेप नहीं किया तो सुरक्षा विभाग को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मिस्टर अर्नव, चाहे कुछ भी हो, तुम भी पृथ्वी ग्रुप के गेस्ट एल्डर हो। कुणाल सिंह की जान बख्शने के बारे में क्या ख्याल है? ब्रह्मांड ग्रुप के लीडर, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने विनम्रता से अर्नव अग्निहोत्री को मनाने की कोशिश की। 3 को मारना पहले से ही मारना था, 4 को मारना भी वही था। अर्नव अग्निहोत्री खुद को खून का प्यासा व्यक्ति नहीं मानता था, फिर भी मारना खुद को बहुत सारी परेशानियों से बचाने का एक प्रभावी तरीका था। हालांकि कुणाल सिंह के पैर पहले ही उसके द्वारा काट दिए गए थे और इस तरह वह हमेशा के लिए एक अपाहिज बन गया था। अगर यह कोई और होता तो वे भीड़ की दलीलों के तहत दया दिखा सकते थे और कुणाल सिंह को बख्श सकते थे, लेकिन अर्नव अग्निहोत्री के लिए जिन्हें वह मरना चाहता था, उन्हें मरना ही था। उसकी इच्छा के खिलाफ कोई बचाव नहीं था।
बूम! अचानक शून्य में विस्फोट हुआ और एक हथेली के वार ने अप्रत्याशित रूप से कुणाल सिंह के हेवनली स्पिरिट पर मारा, जिससे वह तुरंत सभी 7 छिद्रों से खून बहने लगा और जमीन पर एक ठंडी लाश में बदल गया। उसकी आंखें मौत में चौड़ी खुली थीं, जो उसकी मरने की अनिच्छा का एक प्रमाण था। घातक खामोशी छा गई और माहौल भारी था। जैसे ही कुणाल सिंह विक्रम आकाश और दूसरों के सामने दुखद रूप से मर गया, हर किसी के चेहरे बेहद गंभीर लग रहे थे। कुछ क्षणों के बाद विक्रम आकाश ने अपनी नजर अर्नब अग्निहोत्री पर टिका दी। उसकी आंखों में गुस्से का एक निशान दिखाई दिया जब वह धीरे धीरे अर्नब अग्निहोत्री की ओर चला। मिस्टर अर्नब, हालांकि तुम एक अनेट मार्शल आर्टिस्ट हो, तुमने जो किया वह बहुत ज्यादा था। अनेट गैंगची बाहर निकली, जो लगातार विक्रम आकाश के चारों ओर घूम रही थी। उससे एक बेहद भयानक आभा फूट रही थी। अनेट मार्शल आर्टिस्ट तो लॉर्ड विक्रम आकाश वास्तव में एक अनेट मार्शल आर्टिस्ट है। जैसे ही विक्रम आकाश ने अपनी असली शक्ति का खुलासा किया, अनगिनत लोग सदमे में चिल्लाए। वेन्यू में हर किसी का ध्यान अर्नब अग्निहोत्री और विक्रम आकाश पर था, क्योंकि 2 अनेट मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच टकराव कई सालों से नहीं देखा गया था। लॉर्ड विक्रम आकाश, अजूर ड्रैगन इस मामले की पूरी जिम्मेदारी लेगा और इसे ऊपर रिपोर्ट करेगा। अजूर ड्रैगन ने बदले हुए एक्सप्रेशन के साथ कहा, विक्रम आकाश की प्रकट शक्ति को देखते हुए। अजूर ड्रैगन, तुम शायद भूल गए हो, हालांकि सुरक्षा विभाग 8 ग्रुप्स में बटा हुआ है। मेरे ब्रह्मांड ग्रुप के पास सजा का बड़ा अधिकार है। मिस्टर अर्नब के इतने भारी दिल से मारने के साथ मैं केवल उसे पहले प्रिजन डिपार्टमेंट में हिरासत में ले सकता हूं और बाद में आगे के निर्णय ले सकता हूं, विक्रम आकाश ने ठंडे स्वर में कहा। उस पल अर्नब अग्निहोत्री ने एक मजेदार नजर से विक्रम आकाश को देखा। उसके चेहरे पर कोई हल्की सी भी उतार चढ़ाव नहीं थी। उसने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। रिफाइनमेंट तक पहुंचना नहीं। तुम्हारे शब्दों के अनुसार अनेट का पहला लेवल तुम्हारी उम्र में वास्तव में आसान नहीं है। अर्नब अग्निहोत्री थोड़ा रुका और फिर उसकी आवाज डरावनी हो गई, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? मैं मुकाबला कर सकता हूं या नहीं, ये तो कोशिश करने पर ही पता चलेगा। क्या तुम सहमत नहीं हो? विक्रम आकाश ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उसके शरीर से मजबूत आत्मविश्वास झलक रहा था। 2 अनेट मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच महान लड़ाई शुरू होने वाली थी, जिसने सभी दिशाओं से मेहमानों का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन ठीक तभी वेन्यू के प्रवेश द्वार से शोर की एक लहर आई, जिससे मेहमानों को शोर के स्रोत की ओर देखने पर मजबूर होना पड़ा। प्रवेश द्वार पर 1 दर्जन एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट्स ने सामने का रास्ता साफ किया, जिसमें देवेंद्र राठौर सम्मानपूर्वक रास्ता दिखा रहे थे। उसके पीछे लोकेश भैरव एक चांद सफेद पोशाक में बिना किसी हवा के हिल रहा था। उसके हर कदम के साथ एक गूंजती हुई स्वॉर्ड थी। उसके सिर के ऊपर 3 कमल के फूल धुंधले रूप से दिखाई दे रहे थे, हाथों को अपनी पीठ के पीछे, और एक शांत व्यवहार के साथ। जब लोकेश भैरव वेन्यू में पहुंचे तो उन्होंने सीधे स्टेज पर अर्नब अग्निहोत्री और विक्रम आकाश को देखा। उनकी जांचती हुई नजरें लगभग ऐसी थीं जैसे वे जूनियर्स को देख रहे हों। समय एक गीत की तरह उड़ता है, पलक झपकते ही 100 साल हड़बड़ी में बीत जाने के बाद नश्वर दुनिया में अभी भी अनेक मार्शल आर्टिस्ट्स हैं। ऐसा लगता है कि मेरी मार्शल आर्ट्स की वंशावली में गिरावट नहीं आई है। तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, लोकेश भैरव ने एक ऐसी आवाज में कहा जो उतार चढ़ाव से भरी थी। उसकी आंखों में प्रशंसा का एक संकेत था जब उसने अर्नब अग्निहोत्री और विक्रम आकाश को देखा। अरे तुम कौन हो बूढ़े आदमी, ये तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। एक मेहमान जो लोकेश भैरव द्वारा द्वंद्व में हस्तक्षेप करने से असंतुष्ट था ने सीधे उसे डांटा। शोर बादलों की ओर एक इशारे के साथ और शून्य कांप उठा। लोकेश भैरव की ओर से कोई भी हरकत दिखे बिना उसकी फ्लाइंग स्नो स्वॉर्ड अचानक म्यान से बाहर निकल गई। एक ठंडी रोशनी की एक लकीर वेन्यू में फैल गई, जिससे मेहमानों की आंखें चौंधिया गईं। डांटने वाला आदमी अब जमीन पर एक सिर रहित लाश था। भीड़ ने तेजी से सांस ली और लोकेश भैरव की इस हरकत से वेन्यू पूरी तरह से शांत हो गया। लोकेश भैरव की ओर निर्देशित नजरें आतंक से भरी थीं। क्या मैं सीनियर का नाम जान सकता हूं? अगर आप हमें बता सके तो। प्लेटफॉर्म पर विक्रम आकाश का चेहरा एकदम गंभीर हो गया था, क्योंकि उसे लोकेश भैरव से एक बेहद भारी दबाव महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लोकेश कोई विशाल पहाड़ हो और विक्रम उसकी ऊंची चोटी की तरफ देख रहा हो। उसकी सांसें भी तेज हो गई थीं। तुम बायाई ट्रू स्किल की प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा बायाई के डाओइस्ट से क्या रिश्ता है? लोकेश भैरव ने गंभीरता से पूछा। लोकेश भैरव के मुंह से बायाई के डाओइस्ट का जिक्र सुनते ही विक्रम आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। बायाई का डाओइस्ट ही उसका गुरु था और उसने जो बायाई ट्रू स्किल सीखी थी वो उसी के गुरु ने उसे सिखाई थी। उसके गुरु शिष्य के रिश्ते के बारे में कोई नहीं जानता था और आज इस रहस्यमयी आदमी ने इसका पर्दाफाश कर दिया था। भला विक्रम आकाश हैरान कैसे ना होता? बायाई के डाओइस्ट मेरे गुरु थे और 20 साल पहले उनका देहांत हो गया। सीनियर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? विक्रम आकाश ने बड़ी सावधानी से पूछा। हेवनली डाउ का कोई अंत नहीं है और हड्डियां सूखकर राख हो जाती हैं। किसने सोचा था कि ये बंदा इतनी जल्दी मर जाएगा?
लोकेश भैरव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज में एक बुजुर्गियत थी जिसने विक्रम आकाश को और भी हैरान कर दिया। उसके दिल में कुछ अंदाजे लगने लगे थे। मेरा नाम लोकेश भैरव है, क्या तुम्हारे गुरु ने कभी मेरा जिक्र किया है? लोकेश भैरव अपनी सोच से बाहर आया। उसकी आंखें सीधे विक्रम आकाश को घूर रही थी, जिससे विक्रम का चेहरा जमसा गया और उसका शरीर अनजाने में कांपने लगा। लगभग दर्जन भर सांसों के बाद वहां मौजूद सभी लोगों की हैरान नजरों के बीच विक्रम आकाश जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। कांपते हुए उसने लोकेश भैरव को प्रणाम किया और कहा, समुद्र संप्रदाय का 18वीं पीढ़ी का शिष्य लिन त्यानियो सीनियर स्वॉर्ड इमॉर्टल को प्रणाम करता है। स्वॉर्ड इमॉर्टल? ये स्वॉर्ड इमॉर्टल कौन है? पूरी सभा में फुसफुसाहट फैल गई और इस पल में लोकेश भैरव सीन का एकमात्र फोकस बन गया था। ये अचानक प्रकट हुआ रहस्यमय शख्स जो एक अनेक मार्शल आर्टिस्ट विक्रम आकाश को घुटनों पर ला सकता था, इसका बैकग्राउंड कल्पना से भी परे चौंकाने वाला था। मुझे अब याद आया, 100 साल पहले एक बेमिसाल स्वॉर्ड इमॉर्टल उभरा था जिसे दुनिया में 9वें सबसे बड़े मास्टर के रूप में जाना जाता था। वो फ्लाइंग स्नो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता था। उसने अनगिनत अनेक मार्शल आर्टिस्ट्स को हराया था और एंशिएंट मार्शल वर्ल्ड में उसे स्वॉर्ड इमॉर्टल के रूप में पूजा जाता था। ब्रह्मांड ग्रुप का लीडर जो 60 के दशक का एक आदमी था, भले ही उसने वो जमाना नहीं देखा था, लेकिन वो एक सदी पहले की हस्तियों को बहुत अच्छी तरह जानता था, जिससे वो लोकेश भैरव को जलती हुई आंखों से देखने लगा। क्या ये हो सकता है? क्या आप सच में सीनियर लोकेश भैरव हैं? ब्रह्मांड ग्रुप के लीडर ने कांपते हुए पूछा। उम्मीद नहीं थी, 100 साल बाद भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इस बूढ़े को याद करते हैं। लोकेश भैरव की आवाज शांत थी। जैसे ही लोकेश भैरव ने अपनी पहचान की पुष्टि की, ब्रह्मांड ग्रुप का लीडर तेजी से घुटनों के बल बैठ गया और इस सीन ने वहां मौजूद हर किसी को तुरंत लोकेश भैरव की पहचान का यकीन दिला दिया। कई एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट्स और सुपर पावर यूजर्स उत्साह से घुटनों के बल बैठ गए और लगातार लोकेश भैरव का नाम चिल्लाने लगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि ये एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट्स और सुपर पावर यूजर्स इस तरह बर्ताव कर रहे थे। जरा सोचिए, 100 साल पहले का 9वां सबसे बड़ा मास्टर जिसे स्वॉर्ड इमॉर्टल कहा जाता था, एक सदी बाद उसका कल्टिवेशन किस अविश्वसनीय लेवल पर पहुंच गया होगा। हालांकि जहां सब लोग लोकेश भैरव की पूजा कर रहे थे, वहीं प्लेटफॉर्म पर सिर्फ अर्नब अग्निहोत्री सीधा खड़ा था। उसकी नजरें लोकेश भैरव की तरफ थी, जिनमें मजाक और तिरस्कार का भाव था। ची रिफाइनिंग 5th लेवल इंटरेस्टिंग। अर्नब अग्निहोत्री धीरे से फुसफुसाया। उसने एक नजर में ही लोकेश भैरव के कल्टिवेशन को भांप लिया था। अर्नब अग्निहोत्री सीनियर, लोकेश भैरव को देखकर तुम झुकते क्यों नहीं? अचानक देवेंद्र राठौर ने सीधे अर्नब अग्निहोत्री को फटकार लगाए, अपना सारा गुस्सा उसकी ओर मोड़ दिया। इस पल लोकेश भैरव ने भी अपनी नजरें अर्नब अग्निहोत्री की ओर घुमाई, लेकिन उसकी भौहें हल्की सी तन गईं क्योंकि उसे कुछ बेहद चौंकाने वाला पता चला था। वो अर्नब अग्निहोत्री का कल्टिवेशन देख नहीं पा रहा था, एक ऐसी अजीब घटना जो पहले कभी नहीं हुई थी। सिर्फ 2 तरह के लोग ही लोकेश भैरव को अपना कल्टिवेशन देखने से रोक सकते थे। पहले तो आम लोग जो एंशिएंट मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें से एसेंस ची लीक नहीं होगी, तो ये बात समझ में आती थी। दूसरे वो लोग थे जिनका कल्टिवेशन लोकेश भैरव से कहीं ज्यादा था। अपनी जिंदगी में उसे ऐसे सिर्फ 2 ही लोग मिले थे जो उसके पीछा करने के टारगेट भी थे। लेकिन अब एक तीसरा सिनारियो सामने आ गया था। स्टेज पर मौजूद इस नौजवान को लोकेश भैरव बिल्कुल भी नहीं भांप पा रहा था, लेकिन ये कहना भी नामुमकिन था कि वो सिर्फ एक आम इंसान है, वरना वो स्टेज पर क्यों दिखाई देता। लेकिन ये कहना कि अर्नब अग्निहोत्री का कल्टिवेशन उससे कहीं ज्यादा है, इस पर लोकेश भैरव को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। भले ही सामने वाले ने मां के गर्भ से ही कल्टिवेशन शुरू कर दिया हो, तो भी उसे 20 साल से ज्यादा ही हुए होंगे। वो उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? नौजवान, तुम काफी दिलचस्प हो, अपना सारा कल्टिवेशन छुपा रहे हो। तुम्हारा गुरु कौन है? लोकेश भैरव ने अर्नब अग्निहोत्री को नीचे देखते हुए पूछा। बदकिस्मती से अर्नब अग्निहोत्री ने लोकेश भैरव के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे लोकेश भैरव के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और अर्नब अग्निहोत्री की तरफ उसकी नजरें असंतोष से भर गईं। नौजवान, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी उम्र में हालांकि मैं भी काफी घमंडी था, लेकिन मैं हमेशा अपने सीनियर्स का गहरा सम्मान करता था। गहरे सम्मान से ही तुम लंबी जिंदगी पा सकते हो, लोकेश भैरव ने कहा जैसे कोई बहुत जरूरी सलाह दे रहा हो। मिस्टर, ये इस आदमी को उकसाना ठीक नहीं होगा। अजूर ड्रैगन ने धीरे से फुसफुसाकर चेतावनी दी। उसे डर था कि अर्नब अग्निहोत्री कहीं लोकेश भैरव को नाराज न कर दे। बस एक अनेट 5th लेवल का बंदा और तुम मुझे लेक्चर देने की हिम्मत कर रहे हो? अर्नब अग्निहोत्री हंसा, सच में हंसा। उसे एक चींटी जैसी हस्ती डांट रही थी, ये उसके लिए मजेदार कैसे नहीं हो सकता था। बूम बूम बूम, शून्य कांप उठा और हवा में कदम रखते हुए लोकेश भैरव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। 3 कमल उसके सिर के ऊपर भाप की तरह उठे और वो शून्य से होते हुए अर्नब अग्निहोत्री की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे लहरें बन रही थीं।
3 flowers gathering at the top ची कंट्रोल फ्लोटिंग। जब लोकेश भैरव ने इस तकनीक का प्रदर्शन किया तो विक्रम आकाश हैरानी से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। हालांकि वो अभी अभी अनेट लेवल में दाखिल हुआ था और वो ये सब नहीं कर सकता था जो लोकेश भैरव ने किया, लेकिन वो ये कैसे नहीं समझ सकता था कि लोकेश भैरव का कल्टिवेशन कितना भयानक था। हम हवा में दिखावा कर रहा है। अर्नव अग्निहोत्री ने ठंडी सांस छोड़ी, उसकी आंखों में खून की एक लकीर कौंधी और उसने आगे कदम बढ़ाया। चारों दिशाओं से शून्य अंतहीन धमाकों से फट पड़ा और भीड़ की हैरान नजरों के नीचे अर्नव अग्निहोत्री भी जमीन से उठ गया और खाली जगह में लोकेश भैरव का सामना करने लगा। ये कैसे मुमकिन है? पहले तो लोकेश भैरव द्वारा दिखाए गए स्किल्स विक्रम आकाश के लिए पहले से ही दैवीय लग रहे थे, लेकिन जब अर्नव अग्निहोत्री ने भी अपनी हवाई तकनीक का प्रदर्शन किया तो ये विक्रम आकाश को और भी ज्यादा सपने जैसा लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्नव अग्निहोत्री इतना ताकतवर होगा। ऐसा लग रहा था कि उसमें लोकेश भैरव से मुकाबला करने की ताकत है। सिर्फ विक्रम आकाश ही हैरान नहीं था, बल्कि पूरा वेन्यू एक गहरी खामोशी में डूब गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्नव अग्निहोत्री ने जो कल्टिवेशन धीरे धीरे जाहिर किया था वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। इस पल लोकेश भैरव की भौहें कसकर तन गईं और अर्नव अग्निहोत्री की तरफ उसकी नजरें भी गंभीर हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में लौटने पर बाद की पीढ़ियों का कोई जूनियर इतना जबरदस्त कल्टिवेशन रखता होगा। एक इंसान का कल्टिवेशन रोज की मेहनत से बनता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। इस दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो कुदरती तौर पर प्रतिभाशाली और शानदार होते हैं, जिन्हें उनकी उम्र से नहीं आंका जा सकता। जाहिर है लोकेश भैरव की नजरों में अर्नव अग्निहोत्री ऐसा ही एक इंसान था। ईर्ष्या, जलन और एक गहरी अनिच्छा। लोकेश भैरव ने खुद से सवाल किया, अगर उसके पास अर्नव अग्निहोत्री जैसा बेमिसाल टैलेंट होता तो उसने 100 साल कैसे बर्बाद कर दिए होते। वो निश्चित रूप से अनेट के 9वें लेवल को तोड़कर लैंड इमॉर्टल के महान दायरे में कदम रख चुका होता। किसी से ईर्ष्या करना बहुत खतरनाक होता है। हालांकि लोकेश भैरव को दूसरों द्वारा एक दैवीय हस्ती माना जाता था, लेकिन वो भी आखिर एक इंसान ही था। एक इंसान होने के नाते वो 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं से बच नहीं सकता था, जिसने धीरे धीरे अर्नव अग्निहोत्री की तरफ उसकी नजरों को एक ठंडे जानलेवा इरादे से भर दिया। ये सच में अनपेक्षित है। 100 साल तक इस दुनिया से दूर रहने के बाद तुम्हारे जैसा एक शैतानी फिगर यहाँ मौजूद है। अगर और समय दिया गया तो क्या तुम लैंड इमॉर्टल रेल्म में कदम नहीं रख लोगे? लोकेश भैरव ने गहरी आवाज में कहा, उसकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। लैंड इमॉर्टल रेल्म? अर्नव अग्निहोत्री ने हंसकर मजाक उड़ाया, लगता है तुम्हें इमॉर्टल शब्द के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं। तुम्हारा अस्तित्व का लेवल हमेशा एक नश्वर का ही रहा है। तुम्हारी अज्ञानता मुझे सच में हंसा रही है। नौजवान, तुम मौत को दावत दे रहे हो। क्लैन 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 फ्लाइंग स्नो स्वॉर्ड भिनभिनाए। एक तेज तलवार की रोशनी नाटकीय रूप से उभरी और सीधे लोकेश भैरव के सामने मंडराने लगी, जैसे अगले ही पल वो अर्नव अग्निहोत्री पर टूट पड़ेगी। आओ मुझे देखने दो कि तुम किस काबिल हो। अर्नव अग्निहोत्री की मुस्कान कुछ क्रूर थी, उसका लहजा और भी ज्यादा मजाकिया होता जा रहा था। बूम! जब लोकेश भैरव ने अपने अनेट 5th लेवल के कल्टिवेशन को उजागर किया तो शून्य कांप उठा। हवा में धमाके की आवाज गूंजी और फ्लाइंग स्नो स्वॉर्ड उसके हाथ में आ गई। अनेट स्वॉर्ड एनर्जी का लगातार बहाव सीधे अर्नव अग्निहोत्री पर निशाना साध रहा था। पहली तलवार। अनेट स्वॉर्ड एनर्जी की भिनभिनाती और विस्फोटक आवाज ने हवा को भर दिया जब लोकेश भैरव एक बेमिसाल इमॉर्टल स्वॉर्ड में बदल गया। एक ही वार से उसने तलवार की रोशनी की एक ऊंची लहर पैदा की जो सीधे अर्नव अग्निहोत्री की ओर बढ़ी। चीको तलवार में बदलना। सिर्फ इतना ही, तलवार की रोशनी को अपनी ओर आते देख अर्नव अग्निहोत्री के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसकी तलवार जैसी उंगलियों का एक झटका आसमान को चीर गया और एक खून के रंग की हेवनली स्वॉर्ड शून्य में बन गई, जिसके भीतर से तड़पती आत्माओं की चीखें निकल रही थीं। काटो ब्लड सी दहाड़ा और आत्माएं चीखीं। अर्नव अग्निहोत्री ने बस यह एक शब्द कहा। खून के रंग की हेवनली स्वॉर्ड जोर से कांपी। एक बेजोड़ शक्ति लेकर वो लोकेश भैरव की ओर बढ़ी। बैंग! आसमान हिल गया, शून्य कांप उठा और जैसे ही दोनों ताकतें टकराईं एक भयानक शॉकवेव चारों दिशाओं में फैल गई, जिसने तुरंत दोनों की आकृतियों को निगल लिया। कानों के पर्दे भन्ना गए, नजरें धुंधला गईं और किसी को नहीं पता था कि नतीजा क्या हुआ। लगभग 10 सांसों का समय बीत गया और जैसे ही सबकी नजरें साफ हुई उनके सामने का नजारा उन्हें पूरी तरह से हैरान कर गया, जैसे वो किसी सपने में गिर गए हों। शून्य के बीच में अर्नव अग्निहोत्री अपने हाथ पीठ के पीछे रखे खड़ा था। उसका चेहरा शांत और अविचलित था। इसके विपरीत लोकेश भैरव पहले ही जमीन पर गिर चुका था। हालांकि उसने फ्लाइंग स्नो स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी और उसे कोई दिखाई देने वाली चोट नहीं आई थी, पर वो अर्नव अग्निहोत्री को एक गंभीर भाव से देख रहा था। हर किसी की कल्पना में 100 साल पहले के महान स्वॉर्ड इमॉर्टल लोकेश भैरव के सामने अर्नव अग्निहोत्री के पास कोई मौका नहीं होना चाहिए था। शायद एक ही तलवार के वार से वो एक ठंडी लाश में बदल जाता। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी।
अर्नब अग्निहोत्री मरा नहीं था, बल्कि लोकेश भैरव ही था जो शून्य से नीचे गिर गया था। यह उन्हें बेहद हैरान कैसे नहीं कर सकता था। भैरव जी, आप ठीक तो हैं? देवेंद्र राठौर का चेहरा कभी रोशन तो कभी स्याह हो रहा था जब उसने सावधानी से पूछा। नौजवान, तुम काफी कमाल के हो, सच में एक दोस्तोजनीज विरोधी। 3 दिनों में अगम्य शिखर पर हम तय करेंगे कि कौन बेहतर है। ये शब्द कहने के बाद लोकेश भैरव अचानक मुड़ा और मैदान छोड़कर चला गया। देवेंद्र राठौर के चेहरे पर एक उलझन भरा भाव था। वो समझ नहीं पा रहा था कि लोकेश भैरव ने जाने का फैसला क्यों किया। चूंकि उसका सहारा जा चुका था, वो सिर्फ अर्नब अग्निहोत्री को गुस्से से घूर सकता था और फिर तेजी से लोकेश भैरव के पीछे चला गया। शून्य के बीच में अर्नब अग्निहोत्री ने लोकेश भैरव और देवेंद्र राठौर की लौटती हुई आकृतियों को देखा। उसके होठों के कोने एक मजेदार मुस्कान में मुड़ गए। उसने उन्हें रोकने के लिए कोई हरकत नहीं की। उसकी आंखों में एक अथाह रोशनी की झलक थी। मिस्टर, ये आप ठीक तो हैं? अजूर ड्रैगन ने चिंता से पूछा। तुम्हें लगता है मैं मुसीबत में पड़ूंगा? अर्नब अग्निहोत्री ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और शून्य से नीचे उतर आया। इस पल मैदान में मौजूद हर कोई अर्नब अग्निहोत्री को खौफ से देख रहा था और विक्रम आकाश और दूसरों के चेहरे पर जटिल भाव थे। वो अर्नब अग्निहोत्री की नजरों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे चुपचाप अपने आरामगाहों में लौट गए। हालांकि जब वे अपनी आंखों के कोनों से अर्नब अग्निहोत्री को देखते तो उनमें एक गहरी सावधानी दिखाई देती। जाहिर है, अर्नब अग्निहोत्री की लोकेश भैरव की तलवार का सामना करने की क्षमता ने उसके बारे में हर किसी की धारणा को पूरी तरह से बदल दिया था। विक्रम आकाश के मन में अब अर्नब अग्निहोत्री को पकड़ने के कोई विचार नहीं थे और उसने तेजा और दूसरों के अर्नब अग्निहोत्री के हाथों मरने का कोई जिक्र नहीं किया। जब एक इंसान इतना शक्तिशाली हो जाता है कि सब उससे ऊपर देखते हैं तो तथाकथित नियम बेकार हो जाते हैं। विक्रम आकाश ये समझता था और स्वाभाविक रूप से अपनी जान को मजाक में जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। क्या होता अगर अर्नब अग्निहोत्री को उकसाने पर वो एक नरसंहार कर देता और वो तेजा की तरह एक बेमतलब की मौत मर जाता? और ऐसी बेवकूफ़ी करना कुछ ऐसा था जो विक्रम आकाश कभी नहीं करेगा। सुरक्षा विभाग की सालाना कॉन्फ्रेंस एक अप्रत्याशित मोड़ पर खत्म हुई, लेकिन अर्नब अग्निहोत्री की शोहरत तुरंत दिल्ली के ऊंचे तबकों में फैल गई। जैसे ही अग्निहोत्री परिवार के बाप बेटे निकले, उनकी आंखों में पछतावा और भी गहरा हो गया। काश उन्होंने अर्नब अग्निहोत्री और उसकी मां को परिवार के घर से बाहर न निकाला होता तो आज अग्निहोत्री परिवार कितना गौरवशाली होता। हालांकि इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है और अग्निहोत्री परिवार के बाप बेटे सिर्फ पछतावे से भरे हुए वेन्यू छोड़ सकते थे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक नौकर को अर्नब अग्निहोत्री को एक कागज की पर्ची देने का निर्देश दिया। लग्जरी गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। राठौर परिवार के विला की ओर बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर लोकेश भैरव अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था और देवेंद्र राठौर एक हैरान भाव के साथ अपनी शंकाओं को जाहिर किए बिना नहीं रह सका। भैरव सीनियर, आपने उसे पहले ही क्यों नहीं मार डाला? तू अचानक जैसे ही देवेंद्र राठौर ने अपना सवाल खत्म किया, लोकेश भैरव के मुंह से एक मुट्ठी भर ताजा खून हिंसक रूप से निकला जिसने खिड़की को खून से लाल कर दिया। उसका मूल रूप से गुलाबी रंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसका सीधा शरीर भी हल्का सा कांपने लगा। ये क्या? अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर देवेंद्र राठौर के पास शब्द नहीं थे। वो पूरी तरह से हक्का-बक्का दिख रहा था। इतनी शक्तिशाली स्वॉर्ड चीक, इतना गहरा छुपा हुआ जूनियर है। मैंने लगभग अपनी जीवन भर की प्रतिष्ठा इस नौजवान के हाथों बर्बाद कर दी थी। लोकेश भैरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए उसकी आंखें एक गंभीर तीव्रता से भरी थीं। सीनियर, क्या इसका मतलब यह है कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते? देवेंद्र राठौर अपने घबराहट से बाहर निकला। उसकी आवाज बेहद कांप रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस आदमी का कल्टिवेशन निश्चित रूप से अनेट 6th लेयर के लेवल पर होना चाहिए, वरना मैं उस वार से घायल नहीं होता। लोकेश भैरव ने कहा। मुट्ठियां कसकर भींची हुई थी। उसकी आंखों में एक झटका दौड़ रहा था। तो इसका मतलब है कि हमारा राठौर परिवार? जैसे ही लोकेश भैरव ने बोला, देवेंद्र राठौर की आंखें निराशा से भर गईं। अगर लोकेश भैरव भी अर्नब अग्निहोत्री का मुकाबला नहीं कर सकता तो क्या उनका राठौर परिवार अंततः अर्नब अग्निहोत्री द्वारा मिटा नहीं दिया जाएगा? तुम निश्चिंत रह सकते हो। हालांकि उसका कल्टिवेशन मुझसे थोड़ा ज्यादा है, पर मैं पहले से ही अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूं। मैं अपनी आखिरी लड़ाई में उससे लड़ने के लिए अपने एसेंस ब्लड को जला सकता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अनेट 6th लेयर है, यहां तक कि अनेट 7th लेयर भी मेरी तलवार से मर जाएगा, लोकेश भैरव ने गहरी आवाज में कहा। लेकिन सीनियर, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आप भी? देवेंद्र राठौर की आंखों में खुशी की एक चमक कौंधी, लेकिन उसने लोकेश भैरव के लिए चिंता का नाटक किया। मेरे पास जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 साल बचा है। मैं काफी जी चुका हूं। मेरी जिंदगी की सीमा के कगार पर मैं अपनी प्रतिष्ठा को इस नौजवान द्वारा नष्ट नहीं होने दे सकता, लोकेश भैरव ने ठंडे स्वर में कहा।
अगर शुरुआत में लोकेश बेहरा ने एक पुराने वादे को पूरा करने के लिए अर्नब अग्निहोत्री के खिलाफ कार्रवाई की थी तो अब ये पूरी तरह से अलग हो गया था। अगर उसने अर्नब अग्निहोत्री को नहीं मारा तो सिर्फ आज की घटनाएं अगर वे बाहर निकल गईं तो उसकी प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए बर्बाद करने के लिए काफी होंगी। इसी कारण से लोकेश बेहरा ने जाते समय अर्नब अग्निहोत्री को 3 दिन में अगम्य शिखर पर एक जीवन और मौत की लड़ाई के लिए चुनौती दी थी, अपनी प्रतिष्ठा की खातिर भी। घमंड इंसान को नुकसान पहुंचाता है और लोकेश बेहरा भी इससे अछूता नहीं था। अपनी जिंदगी में उसे सिर्फ 2 बार हार का सामना करना पड़ा था और वो भी उसकी पीढ़ी के सबसे शैतान जैसे साथियों के खिलाफ था। लेकिन 100 साल बाद दुनिया में आकर अगर वो एक जूनियर से हार गया तो मौत में भी वो शांति से अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएगा। अंतिम लड़ाई के लिए एसेंस ब्लड को जलाना, अल्टीमेट स्वॉर्ड इमॉर्टल के नाम को हमेशा के लिए प्रसिद्ध करना, मौत में भी लोकेश बेहरा नेदरवर्ल्ड में मुस्कुरा सकता था और यही उसकी सबसे सच्ची इच्छा थी। लेकिन क्या हकीकत वाकई उतनी ही सरल है जितनी लोकेश बेहरा ने सोची थी? आज की घटनाएं बाहर नहीं फैलनी चाहिए। मेरे लिए एक शांत जगह ढूंढो, मुझे 3 दिनों के लिए शुद्धिकरण और स्नान करने की जरूरत है। अगले 3 दिनों में जो कुछ भी हो मुझे परेशान मत करना, लोकेश बेहरा ने निर्देश दिया। फिर आराम करने के लिए अपनी आंखें एक बार फिर बंद कर लीं। जी बेहरा सीनियर देवेंद्र राठौर ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, फिर भी उसकी आंखों में एक गहरी नजर दौड़ गई। राठौर परिवार जैसे ही लोकेश बेहरा एकांतवास में गया, देवेंद्र राठौर ने तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। अंतरिक्ष, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर 3 दिनों में अर्नब अग्निहोत्री नहीं मरा तो तुम सीधा हमला कर सकते हो। मेरा राठौर परिवार भी भारत छोड़ देगा और तुम्हारी संस्था के साथ पूरा सहयोग करेगा। ओह मेरे खुदा, तुम सच में पागल हो, लेकिन मुझे तुम्हारा पागलपन बहुत पसंद आया। संस्था की ओर से मैं राठौर परिवार के आने का स्वागत करता हूं। फोन के दूसरी तरफ से एक विदेशी आदमी की आवाज सुनाई दी। अगर अर्नब अग्निहोत्री यह आवाज सुनता तो वह जरूर याद करता, यह उसी आतंकवादी नेता की आवाज थी जो हवाई जहाज को नष्ट करना चाहता था। कॉल कट गई। देवेंद्र राठौर की आंखों में पागलपन और गहरा गया। आज लोकेश बेहरा को घायल देखकर वह चिंतित हो गया था और उसने एक बैकअप प्लान तैयार कर लिया था। भले ही लोकेश बेहरा 3 दिनों में अर्नब अग्निहोत्री को न मार पाए, अंतरिक्ष के हाथों में मौजूद हथियार निश्चित रूप से अर्नब अग्निहोत्री के शरीर के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। लोकेश बेहरा और अर्नब अग्निहोत्री की निर्णायक लड़ाई की खबर तेजी से फैल गई, जो दिल्ली के सभी ऊंचे तबकों के लिए ध्यान का केंद्र बन गई। उसी समय बड़ी संख्या में एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट्स दिल्ली में प्रकट हुए और कुछ प्राचीन मार्शल फैमिलीज के प्रतिनिधि राठौर परिवार के पास गए लोकेश बेहरा से मिलने की इच्छा रखते हुए। हालांकि उन्हें देवेंद्र राठौर ने रोक दिया, जिसने इन प्रतिनिधियों को 3 दिनों में अगम्य शिखर पर अर्नब अग्निहोत्री के साथ होने वाली निर्णायक लड़ाई के बारे में भी बता दिया। दिल्ली एक गुमनाम चौक। अर्नब अग्निहोत्री ने अपने हाथ में नोट खोला, उसकी सामग्री को ध्यान से पढ़ते हुए। उसके कोमल जैड जैसे चेहरे पर एक ठंडा जानलेवा इरादा दिखाई दिया। ये सच में राठौर परिवार का ही काम है, अर्नब अग्निहोत्री धीरे से बुदबुदाया। ये नोट अग्निहोत्री परिवार के बाप बेटे द्वारा भेजे गए एक नौकर ने दिया था। सामग्री सरल थी, विनम्रता से भरी हुई। फिर भी वह मुद्दा नहीं था। मुख्य बात यह थी कि नोट पर लिखा था कि अर्नब अग्निहोत्री के खिलाफ मिसाइल हमला राठौर परिवार का काम था और इसका अग्निहोत्री परिवार से कोई लेना देना नहीं था। उम्मीद थी कि अर्नब अग्निहोत्री जब समय मिले तो अग्निहोत्री परिवार से मिलने आ सकता है। वास्तव में अग्निहोत्री परिवार के संदेश के बिना भी अर्नब अग्निहोत्री ने अंदाजा लगा लिया था कि मिसाइल हमला राठौर परिवार का ही काम था। कारण ये था कि हालांकि राठौर परिवार शीर्ष 8 परिवारों में से एक था, उन्हें अर्नब अग्निहोत्री की क्षमताओं का पता होना चाहिए था और वे जानते थे कि भारत के कई बड़े नेता उसे कितना महत्व देते हैं। तार्किक रूप से राठौर परिवार कभी भी खुलेआम अर्नब अग्निहोत्री को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि इस साल की सुरक्षा विभाग की बैठक के दौरान देवेंद्र राठौर का लोकेश बेहरा को हमला करने के लिए बुलाना ये दर्शाता है कि राठौर परिवार दोषी महसूस करते हुए पहले ही खुद को उजागर कर चुका था। अर्नब अग्निहोत्री ने लोकेश बेहरा और दूसरों को जाने दिया क्योंकि उसे देवेंद्र राठौर पर शक था। वह देखना चाहता था कि देवेंद्र राठौर और दूसरे जाने के बाद क्या करेंगे। अब अग्निहोत्री परिवार के संदेश ने इस मामले की पूरी तरह से पुष्टि कर दी थी, जिससे अर्नब अग्निहोत्री को आखिरकार यकीन हो गया कि यह वास्तव में राठौर परिवार का ही काम था। सच का पता चलने के बाद अर्नब अग्निहोत्री की नजरों में चाहे वह लोकेश बेहरा हो या राठौर परिवार, वे दोनों लाशें बनने के लिए ही बने थे। एक ऐसा तथ्य जिसे बदला नहीं जा सकता था। एकमात्र चीज जिसने अर्नब अग्निहोत्री को थोड़ा सुकून दिया वही ये थी कि लखनऊ में रहने वाले रवि अग्निहोत्री ने इस घटना में हिस्सा नहीं लिया था, जिसने उसके दिल में उठ रहे जानलेवा इरादे को चुपचाप शांत कर दिया।
हालांकि अर्नब अग्निहोत्री क्रूर, दबंग, भयंकर और निर्दयी था, फिर भी वह एक इंसान था और इंसानों में भावनाएं और इच्छाएं होती हैं। अगर उसने रवि अग्निहोत्री को मां को बताए बिना मार डाला होता तो वह पूरी तरह से कल्पना कर सकता था कि जब मां रवि अग्निहोत्री की लाश देखेंगी तो उनका दिल कितना टूट जाएगा। भावनाओं ने अर्नब अग्निहोत्री को बांध रखा था। उसने स्वीकार किया कि इन बंधनों ने उसे नियंत्रित महसूस कराया। हालांकि एक इंसान के रूप में किसी का हमेशा एक दयालु पक्ष होता है। अर्नब अग्निहोत्री की दयालुता पूरी तरह से मां को दी गई थी, जो सालों के पालन पोषण का कर्ज चुकाने का एक तरीका भी था। एक मुश्किल समस्या आसानी से हल हो गई, जिसने उस पल अर्नब अग्निहोत्री के मन और दिल को काफी राहत दी। अजूर ड्रैगन, ये नोट ऊपर ले जाओ और नेताओं को बता दो कि 3 दिनों में राठौर परिवार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अर्नब अग्निहोत्री ने लापरवाही से नोट अजूर ड्रैगन को दिया और घर की ओर चल पड़ा। अजूर ड्रैगन ने जल्दी से नोट की सामग्री पढ़ी। उसकी आंखें बड़े गुस्से से भर गईं। उसने तेजी से आंगन छोड़ा और भारत के कई बड़े लोगों को रिपोर्ट किया। बड़े लोगों ने तेजी से जवाब दिया। अर्नब अग्निहोत्री को आश्वासन दिया कि वे हमेशा उसके पीछे खड़े रहेंगे। उसी समय सुरक्षा विभाग के प्रमुख ने अर्नब अग्निहोत्री के सुरक्षा विभाग की वार्षिक बैठक में किए गए कार्यों की रिपोर्ट इन बड़े लोगों को दी, जिसे विभिन्न ग्रुप लीडरों की गवाहियों का समर्थन प्राप्त था। हालांकि उन्हें जो जवाब मिला उसने सुरक्षा विभाग में हर किसी को अवाक कर दिया। अर्नब अग्निहोत्री भारत का शोहू देवता था और जब तक उसके कार्य भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाते उन्हें रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। बड़े लोगों से ऐसे जवाब मिलने के बाद सुरक्षा विभाग के लोगों को आखिरकार समझ आया कि अर्नब अग्निहोत्री बड़े लोगों के दिलों में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस एहसास ने उन्हें कड़वाहट से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और वे केवल असहाय होकर आहें भर सकते थे। भैरव सिंह और तेजा सचमुच व्यर्थ में मरे। फिर भी इस घटना ने सुरक्षा विभाग के लोगों के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया और उन्हें एक सबक सिखाया। अर्नब अग्निहोत्री को बिल्कुल भी नाराज नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी ने उसे नाराज किया तो उनका अंजाम बेहद दयनीय होगा। वीरन ग्रुप की लीडर शिवानी बेहद बेचैन थी। वह अर्नब अग्निहोत्री की आंखों में उस भयानक नजर को या उसके द्वारा कहे गए शब्दों को नहीं भूल सकती थी। क्यों, वह कैसे बता सकता है कि मैं एक दानव हूं? शिवानी का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने ये सपने जैसे शब्द कहे। उसकी आंखों में दुख की एक झलक तैर गई। 3 दिन बाद रात के आसमान में एक अर्धचंद्र लटका हुआ था, जिसे अनगिनत तारों ने सजाया था, जो एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर एहसास दे रहा था। पुराना किला, जो पहले राजधानी हुआ करता था, अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया था। हालांकि आज रात इसे जनता के लिए बंद कर दिया गया था और 10 मील के भीतर एक सख्त सुरक्षा घेरा बना दिया गया था, जिसमें आम लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पुराना किला के नीचे बड़ी संख्या में एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट्स और सुपर पावर यूजर्स इकट्ठा हुए थे। साथ ही विभिन्न प्रसिद्ध टाइकून और मैग्नेट भी दूर से देख रहे थे। 2 अनेट मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच एक द्वंद्व एक बड़ी घटना थी जो दशकों में नहीं हुई थी। ये लड़ाई एंशिएंट मार्शल वर्ल्ड के इतिहास में दर्ज होने वाली थी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक यादगार किंवदंती छोड़ जाएगी। बज्जर शून्य में भिनभिनाहट हुई, लहरें फैलीं और दूर से एक धमाका गूंजा। इससे पहले कि भीड़ देख पाती कि आने वाला कौन था, एक पतली सिलोएट पहले ही पुराना किला के ऊपर दिखाई दे चुकी थी। चांद जैसी सफेद पोशाक पहने हुए, जिसके कनपटियों पर चांदी के बाल थे, उसने अपनी बाहों में फ्लाइंग स्नो स्वॉर्ड को संभाला हुआ था। चांदनी से प्रकाशित उससे एक अलौकिक और दिव्य आभा निकल रही थी। 1 सदी पहले वह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मास्टर था, जिसे पीएलएस स्वॉर्ड इमॉर्टल के रूप में पूजा जाता था। वह लोकेश भैरव था। पीएलएस स्वॉर्ड इमॉर्टल सीनियर को प्रणाम। जैसे ही लोकेश भैरव प्रकट हुआ, चाहे वो एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट्स हो या सुपर पावर यूजर्स, हर कोई उत्साहित था, हर कोई सम्मान में झुक रहा था, इस सम्मानित सीनियर को श्रद्धांजलि दे रहा था। दुख की बात है, लोकेश भैरव ने शहर के नीचे के लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी पलकें थोड़ी बंद थीं, उसका भाव शांत और अविचलित था, जैसे कि कुछ भी, यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी का अलग होना भी उसकी वर्तमान मनस्थिति को भंग नहीं कर सकता। हालांकि अगर कोई ध्यान से देखता तो कोई देख सकता था कि लोकेश भैरव के हाथ की नसें, जो तलवार को पकड़े हुए थी, धड़क रही थी। स्पष्ट रूप से उसकी आंतरिक भावनाएं उतनी शांत नहीं थी जितनी सतह पर दिख रही थीं। अंदाजा लगाओ कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। क्या ये स्पष्ट नहीं है? ये सीनियर भैरव ही होंगे। वो 1 सदी पहले 9वें सबसे बड़े मास्टर थे। यहां तक कि अफवाहें हैं कि सीनियर भैरव इनेट रेल्म के 5वें लेवल पर पहुंच चुके हैं। यह जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। मैंने सुना है कि सुरक्षा विभाग की वार्षिक बैठक में ऐसा लगा कि सीनियर भैरव अर्नब अग्निहोत्री से थोड़े कमजोर थे। लेकिन एक संक्षिप्त आदान प्रदान से परिणाम का निर्धारण मुश्किल से ही किया जा सकता है।
अगर सीनियर भैरव वास्तव में अर्नब अग्निहोत्री का मुकाबला नहीं कर सकते तो वह चुनौती क्यों देंगे और आज पुराना किला में उससे लड़ने का फैसला क्यों करेंगे। विभिन्न चर्चाएं चारों ओर गूंज रही थीं जिसमें ज्यादातर लोग अर्नब अग्निहोत्री के प्रति संशय में थे। आखिरकार पीएलएस स्वॉर्ड इमॉर्टल का प्रसिद्ध नाम एंशिएंट मार्शल वर्ल्ड में एक सदी से जाना जाता था। अर्नब अग्निहोत्री अपनी हालिया प्रसिद्धि के बावजूद वह लोकेश भैरव से कैसे तुलना कर सकता था। जब हर कोई अटकलों में डूबा हुआ था तभी दूर से एक मिलिट्री सेडान आए और जैसे ही अजूर ड्रैगन ने कार का दरवाजा खोला अर्नब अग्निहोत्री की सिलुएट भी सबकी नजरों में आ गई। उसने आसमान को पार नहीं किया जैसा कि सबने सोचा था और न ही उसने वो शाही आभा दिखाई जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। अर्नब अग्निहोत्री एक आम इंसान की तरह लग रहा था, लापरवाही से पुराना किला की ओर चल रहा था। हालांकि अर्नब अग्निहोत्री ने कोई प्रभावशाली तरीका नहीं दिखाया, फिर भी भीड़ ने अनजाने में उसके लिए अकेले गुजरने का रास्ता बना दिया। तुम आखिरकार आ ही गए। पुराना किला के ऊपर लोकेश भैरव की आंखें खुल गईं। उसके चारों ओर भयंकर स्वॉर्ड ची फूट रही थी। उसकी फ्लाइंग स्नो स्वॉर्ड हाथ में जोर जोर से भिनभिना रही थी जिससे उसका एसेंस ची और स्पिरिट अपने चरम पर पहुंच गया था। जिस तरह से उसने अर्नब अग्निहोत्री को देखा उसमें अत्यधिक जोश था। बदकिस्मती से अर्नब अग्निहोत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह आगे बढ़ता गया, शून्य में कदम रखते हुए और शहर की दीवारों पर चढ़ते हुए लोकेश भैरव के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे वह पतली हवा हो। अर्नब अग्निहोत्री का ये तिरस्कार भरा रवैया लोकेश भैरव के चेहरे को गुस्से से काला कर गया। नीचे खड़ी भीड़ इस नज़ारे से हैरान थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अर्नब अग्निहोत्री का व्यवहार लोकेश भैरव एक अनेट फिफ्थ रेल्म पावरहाउस के सामने इतना लापरवाह क्यों था। क्या मिस्टर ये को यह एहसास नहीं था कि इस लड़ाई के बाद वह एक ठंडी लाश बन सकता है। लोगों के विचार अर्नब अग्निहोत्री को नहीं पता थे और अगर उसे पता भी होता तो उसे जरा भी परवाह नहीं होती। सच तो यह है, अर्नब अग्निहोत्री की नज़रों में लोकेश भैरव एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। अपनी उंगली के एक झटके से वह उसकी जिंदगी बुझा सकता था। वह इसे अपने दिमाग पर हावी क्यों होने देता। एक कल्टिवेटर, एक ट्रांसेंडिंग ट्रिब्यूलेशन स्टेज कल्टिवेटर। भले ही ये दुनिया पहले से ही एंड ऑफ धर्म ईरा में थी जहां प्रकृति की स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं थी और अर्नब अग्निहोत्री एक कल्टिवेटर की कई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, फिर भी वह महज कल्टिवेशन फिफ्थ रेल्म की एक चींटी जैसी हस्ती की परवाह कैसे कर सकता था। इस पल अर्नब अग्निहोत्री ने इलाके का सर्वेक्षण किया और देवेंद्र राठौर की सिलुएट न पाकर उसने थोड़ी भौहें सिकुड़ी। उसके दिल में एक अशुभ एहसास उठा जब एक विचारशील नजर उसकी आंखों से गुजरी। नौजवान, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो। लोकेश भैरव महसूस कर सकता था कि अर्नब अग्निहोत्री उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था, जिससे वह जोर से दहाड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं। अर्नब अग्निहोत्री अपनी विचारों की दुनिया से बाहर निकला। पहली बार सीधे लोकेश भैरव को देखते हुए उसकी आवाज बर्फीली ठंडी थी। बूढ़े आदमी, तुम जानते हो कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी तुम मौत की तलाश में यहाँ आए हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वूश, जब ये वाक्य सबके कानों तक पहुंचा तो इसने तुरंत एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया क्योंकि सबका ध्यान लोकेश भैरव की ओर मुड़ गया। उनकी आंखों में अविश्वास की झलकें चमक रही थीं। क्या ये हो सकता है? क्या अफवाहें सच हो सकती हैं? क्या सीनियर भैरव सच में अर्नब अग्निहोत्री का मुकाबला नहीं कर सकते? असंभव है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तरह तरह की आवाजें आती रहीं जिससे लोकेश भैरव का चेहरा और भी लाल हो गया। फ्लाइंग स्नो स्वॉर्ड को पकड़े हुए उसका हाथ अनजाने में कांपने लगा। नौजवान, तुम हद पार कर रहे हो। लोकेश भैरव उन्मत्त गुस्से में दहाड़ा। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि अनेट गैंग ची उसके चारों ओर बेतहाशा गरज रही थी। उसका शुरुआती अनेट फिफ्थ रेल्म कल्टिवेशन अजीब तरह से एक एक पायदान चढ़ रहा था। उसके सिर के ऊपर एक धुंधली पांचरंगी रहस्यमयी रोशनी इकट्ठी हो गई। 5 ची डायनेस्टी यूएन। क्या ये संभवतः पौराणिक 5 ची डायनेस्टी यूएन रेल्म है? विक्रम आकाश, जो शहर के नीचे खड़ा था, कांप गया और उत्साह से चिल्लाया। उसकी आंखों में चमक थी। लॉर्ड विक्रम, 5 ची डायनेस्टी यूएन क्या है? एक मार्शल आर्टिस्ट ने आश्चर्य और भ्रम में पूछा। इस पल विक्रम आकाश लगातार कांप रहा था। आसपास के लोगों को 3 फ्लावर्स गैदरिंग एट द टॉप रेल्म का सार लगातार समझा रहा था, जिसने धीरे धीरे हर किसी के चेहरे पर सदमाला दिया और लोकेश भैरव की ओर उनकी नजरें खौफ और श्रद्धा से भर गईं। 3 फ्लावर्स गैदरिंग एट द टॉप क्या है? कुल मिलाकर 9 अनेट लेवल्स होते हैं जो 3 बड़े रेल्म्स में बंटे होते हैं। पहले 3 लेवल एक सामान्य अनेट मार्शल आर्टिस्ट के होते हैं, जो वह रेल्म है जहां विक्रम आकाश रहता है, बस रास्ते की शुरुआत। चौथे से छठे लेवल को 3 फ्लावर्स गैदरिंग एट द टॉप कहा जाता है, जहां एक अनेट मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में ऊंचे तबकों में प्रवेश करता है और यहां तक कि ची कंट्रोल फ्लोटिंग का उपयोग करके हवा में तैर सकता है और फ्लाइंग स्वॉर्ड की तकनीक से लोगों को मार सकता है। और आखिरी 3 लेवल को 5 ची डायनेस्टी यूएन के रूप में जाना जाता है। जब एक अनेट मार्शल आर्टिस्ट 7वें लेवल में कदम रखता है तो उनके सिर के ऊपर एक 5 रंगी रहस्यमयी रोशनी इकट्ठा होने लगती है, जो उनके कल्टिवेशन में एक गुणात्मक सुधार का संकेत देती है।
ये कहना कि वे हजारों मील दूर से किसी की जान ले सकते हैं शायद एक अतिशयोक्ति हो, लेकिन एक विचार से किसी को मारने की क्षमता कोई महज मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यहाँ तक कि किंवदंतियां भी है कि 5G डायनेस्टी यूएन रेल्म तक पहुंचने पर किसी ने पहले ही पौराणिक लैंड इमॉर्टल रेल्म की एक झलक पाली होती है। बूम, हवा की लहरें बेतहाशा उठीं और खाली आसमान में धमाके की आवाज गूंजी। लोकेश भैरो शून्य में खड़ा था, चारों दिशाओं में घूमती हुई अनेक गैंग ची से घिरा हुआ था। फ्लाइंग स्नो स्वॉर्ड भिनभिना रही थी और स्वॉर्ड ची उसे घेरे हुए थी। उसकी बेजोड़ शक्ति चारों ओर दबाव डाल रही थी। नौजवान, अगर तुम घुटने टेककर अपनी गलतियां मान लो तो मैं आज तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, लोकेश भैरो ने दैवीय अधिकार के साथ घोषणा की, अजेयता की एक आभा बिखेरते हुए। जब उसने शून्य से अर्नब अग्निहोत्री को नीचे देखा, उसकी आवाज लगातार गूंज रही थी। शून्य में लोकेश भैरो को घूरते हुए अर्नब अग्निहोत्री हंसा। वह सच में हंसा, लेकिन उसकी मुस्कान तिरस्कारपूर्ण थी, जैसे उसने अपने सामने एक जोकर को नाचते हुए देख लिया हो। फिर भी वह उसकी दिलचस्पी जगाने में पूरी तरह असमर्थ था। अपना एसेंस ब्लड जलाओ, मौत तक लड़ो, तुम प्रभावशाली हो। अर्नब अग्निहोत्री ने धीरे से सिर हिलाकर सहमति जताई। आओ मुझे देखने दो कि तुम्हारे कल्टिवेशन में सुधार के बाद तुम्हारे पास किस तरह की क्षमताएं हैं, अर्नब अग्निहोत्री ने कहा। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, उसकी आवाज शांत और लहरों से रहित थी। मर अर्नब अग्निहोत्री के उकसावे का सामना करते हुए लोकेश भैरो पूरी तरह से पागल हो गया। फ्लाइंग स्नो स्वॉर्ड अपनी म्यान से बाहर निकल गई, आसमान में दर्जनों फीट लंबी तलवार की रोशनी खींचती हुई। चकाचौंध कर देने वाली तलवार की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई सी लगी, सीधे अर्नब अग्निहोत्री की ओर वार करती हुई। बूम, शून्य में विस्फोट हुआ। स्वॉर्ड ची भिनभिना रही थी। जब लोकेश भैरो ने अपना बेमिसाल तलवार का वार किया तो शहर के नीचे के लोग घबराहट में पीछे हट गए, इस डर से कि कहीं उन्हें उनकी कल्पना से परे नुकसान और चोटें न लग जाएं। बैंग, अचानक अर्नब अग्निहोत्री हिल गया। उसने आगे कदम बढ़ाया, जिससे उसके पैरों के नीचे लहरें फैल गईं और अपनी हथेली के एक थप्पड़ से शून्य की ओर उसने उस अनेक स्वॉर्ड लाइट को चकनाचूर कर दिया जिसे लोकेश भैरो ने बाहर निकाला था। फिर वह रहस्यमय तरीके से सीधे लोकेश भैरो के सामने प्रकट हुआ। एक तलवार जैसी उंगली का वार, हर चीज को मिटा देने वाला। अर्नब अग्निहोत्री ने 2 उंगलियों से इशारा किया। शून्य में लहरें खिल गईं और एक कर्कश आवाज के साथ लोकेश भैरो की फ्लाइंग स्नो स्वॉर्ड ठंडे सितारों से भरे आसमान में बदल गई, जो नीचे गिर रहे थे, और लोकेश भैरो खुद पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसके चेहरे पर एक अतुलनीय रूप से स्तब्ध भाव था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सब कुछ शांत था। ये दृश्य एक पल में घटित हुआ, फिर भी इसने लोकेश भैरो और हर किसी को ऐसा महसूस कराया जैसे उनकी आत्माएं उनके शरीरों से बाहर निकल रही हों और वे अनियंत्रित रूप से कांपने से खुद को रोक नहीं सके। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया होता कि वे क्या देख रहे थे। हम तैरती हुई हल्की छाया, चांद के नीचे चलना। जब अर्नब अग्निहोत्री फिर से लोकेश भैरो के सामने प्रकट हुआ तो एक पारदर्शी हथेली जेट की तरह शुद्ध पहले से ही लोकेश भैरो की गर्दन को जकड़ चुकी थी, सीधे उसके प्रोटेक्टिव ट्रू गैंग को चकनाचूर कर रही थी। उबाऊ, सच में पूरी तरह से उबाऊ। क्या तुम सच में इतने कमजोर हो? लोकेश भैरो एक छोटे चूजे की तरह लग रहा था जिसे अर्नब अग्निहोत्री द्वारा धीरे धीरे हवा में उठाया जा रहा था। नहीं, यह असंभव है, मैंने अपना एसेंस ब्लड जला दिया। अनेट के 7वें लेवल पर क्यों? इस पल लोकेश भैरो को अब अपनी जान या मौत की परवाह नहीं थी। उसकी आंखें निराशा और समझ से परे भरी थीं। वह सच में समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपने 100 साल के कल्टिवेशन के साथ और अपनी जिंदगी के कगार पर उसने अपना सारा एसेंस ब्लड जला दिया, फिर भी वह अर्नब अग्निहोत्री का मुकाबला नहीं कर सका। क्या ये हो सकता है? क्या तुम हो सकते हो? अचानक लोकेश भैरो के दिमाग में एक आध्यात्मिक प्रकाश की किरण कौंधी और उसने सदमे में अर्नब अग्निहोत्री को घूरा। जब उसने अर्नब अग्निहोत्री की आंखों में उदासीन नजर देखी तो उसकी आत्मा जैसे उसके शरीर को छोड़ने लगी और उसकी सिलोएट अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। मुझे बताओ देवेंद्र राठौर कहाँ है और मैं शायद तुम्हारी लाश को सही सलामत छोड़ दूं, अर्नब अग्निहोत्री ने शांति से कहा। हाँ, अचानक लोकेश भैरो जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन जैसे ही वह हंसा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। किंवदंती सच है, वह किंवदंती वास्तव में सच है। ये सोचना कि मैं लोकेश भैरो अपनी मौत के बिस्तर पर ये देखूंगा इससे पहले कि लोकेश भैरो अपनी बात पूरी कर पाता, अर्नब अग्निहोत्री की उंगलियां कस गईं और उसे अचानक चुप करा दिया। ये साफ था कि अर्नब अग्निहोत्री को एहसास हो गया था कि लोकेश भैरो ने एक कल्टिवेटर के रूप में उसकी पहचान को पहचान लिया है। मुझे बताओ देवेंद्र राठौर कहाँ है? अर्नब अग्निहोत्री ने दोहराया, एक मच्छर की तरह कमजोर, मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में, और अर्नब अग्निहोत्री द्वारा उसकी गर्दन दबोचे जाने के साथ लोकेश भैरो कुछ ऐसा कहने में कामयाब रहा जो सिर्फ वे दोनों ही सुन सकते थे। अर्नब अग्निहोत्री, तुम बच नहीं पाओगे। एक बार जब पूरी दुनिया तुम्हारी पहचान जान जाएगी, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, अर्नब अग्निहोत्री ने ठंडक से कहा।
ट्रैक अर्नब अग्निहोत्री की भयानक ताकत के तहत एक टूटी हुई गले की हड्डी की आवाज गूंज उठी और लोकेश भैरो का सिर एक तरफ मुड़ गया। उसकी गर्दन अर्नब अग्निहोत्री ने तोड़ दी थी। आंखें खुली की खुली रह गईं, जो दिखा रहा था कि वह शांति से नहीं मर पाया। बैंग अर्नब अग्निहोत्री ने लापरवाही से लोकेश भैरो के शरीर को कचरे की तरह फेंक दिया, उसे जमीन पर पटक दिया और एक बड़ा गड्ढा बना दिया, जिसने शहर की दीवारों के नीचे की भीड़ को चुप करा दिया, जो सदमे में घूर रहे थे और काफी देर तक अपने होश में नहीं आ सके। चुप्पी, जानलेवा चुप्पी। ये भयानक चुप्पी पूरे 1 मिनट तक बनी रही, जब तक कि एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट जमीन पर गिर नहीं गया और भीड़ से लगातार हांफने की आवाजें सुनाई देने लगीं। क्या सीनियर भैरो मर गए? वह मर चुका है, वह निश्चित रूप से मर चुका है। अब क्या कांपती हुई आवाजें उठी, जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया हो। अनगिनत एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट्स और सुपर पावर यूजर्स खुद से बुदा रहे थे, और जब उन्होंने आसमान में अर्नब अग्निहोत्री को देखा तो उनकी आंखों में सिर्फ खौफ ही नहीं बल्कि एक अवर्णनीय डर भी था। 100 साल पहले सुप्रीम स्वॉर्ड इमॉर्टल के रूप में सम्मानित और अब 5 ची डिनेस्टीज के रेल्म में कदम रखने वाला, फिर भी ऐसी शक्तिशाली हस्ती अर्नब अग्निहोत्री के हाथों इतनी आसानी से मर गई। लोग डर से कैसे नहीं कांपते? अचानक इससे पहले कि भीड़ अपने सदमे से उबर पाती, उन्होंने पुराना किला में देखा। एक प्रकाश की किरण आसमान में उठी, तेजी से आसमान में एक प्रोजेक्शन बना रही थी जो सभी को दिखाई दे रहा था। प्रोजेक्शन स्क्रीन में एक भूतिया चेहरा वाला नकाब पहने एक आदमी एक अंधेरी जगह में बैठा था, और उसके बगल में बैठा व्यक्ति अगर देवेंद्र राठौर नहीं तो और कौन था? क्लैप क्लैप क्लैप। प्रोजेक्शन से तालियों की एक गूंज आए और भूतिया चेहरे वाले नकाब पहने आदमी, जिसके भाव पहचाने नहीं जा सकते थे, फिर भी भारत के लहजे में बोला मुस्कुराते हुए, पिछली बार मैं प्लेन पर मिस्टर ये से जल्दबाजी में गुजरा था, कभी नहीं सोचा था कि हम इन परिस्थितियों में फिर मिलेंगे। आज मिस्टर ये की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है, मैं सच में इसकी प्रशंसा करता हूँ। अंतरिक्ष और बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं, उसे मार डालो, देवेंद्र राठौर ने धमकी भरे अंदाज में कहा। प्रोजेक्शन स्क्रीन के जरिए अर्नब अग्निहोत्री को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे जिंदा ही चीर देना चाहता हो। उस पल अर्नब अग्निहोत्री ने प्रोजेक्शन में 2 लोगों को उदासीनता से देखा। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, जिससे यह अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि वह क्या सोच रहा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से देवेंद्र राठौर की मदद नहीं करता, अर्नब अग्निहोत्री ने शांति से कहा। नहीं 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 मेरे खुदा मिस्टर, ये आप गलत हैं, यहाँ असली मूर्ख आप हैं, मैं नहीं, क्योंकि राठौर परिवार पहले ही हमारी संस्था में शामिल हो चुका है। स्वाभाविक रूप से मुझे राठौर परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। भूतिया चेहरे वाले नकाब पहने आदमी हमेशा मुस्कुरा रहा था। उसकी आवाज बेहद गर्मजोशी भरी थी, लेकिन इस बिंदु पर उसकी आवाज थोड़ी रुकी और बेहद ठंडी हो गई। इसके अलावा मिस्टर, ये आप बहुत ज्यादा घमंडी हैं। ये दुनिया सिर्फ एंशिएंट मार्शल आर्ट्स के बारे में नहीं है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल वेपन्स हैं वे आपकी कल्पना से परे हैं। अर्नब अग्निहोत्री कमीने, मेरी प्यारी बेटी को मारकर भले ही मुझे अपना आखिरी पैसा भी खर्च करना पड़े, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी कोई कब्र भी ना हो जिसमें तुम्हें दफनाया जा सके। देवेंद्र राठौर प्रोजेक्शन में पागलों की तरह दहाड़ा। मिस्टर, ये अब मैं आपको शैतान से मिलने भेजता हूं और आप इस टेक्नोलॉजिकल दावत का पूरा आनंद ले सकते हैं। जैसे ही भूतिया चेहरे वाले नकाब पहने आदमी ने बोलना समाप्त किया, शून्य में प्रोजेक्शन धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन अचानक पुराना किला के चारों ओर एक नीले प्रकाश का पर्दा उठ गया, जिसने तुरंत अर्नब अग्निहोत्री को शून्य में फंसा लिया। जबरदस्त बिजली के जालों और एक दूसरे को काटती नीली रोशनी के साथ 100 से ज्यादा ड्रोन छिपे हुए कोनों से उठे और अर्नब अग्निहोत्री को हवा में घेर लिया। मिनिएचर आयन कैनन HR-3 फोटोन गन। हे भगवान, क्या वह YR-1 लिक्विड बॉम्ब है? जैसे ही ये टेक्नोलॉजिकल वेपन्स लोगों की नजरों में आए, डर की जोर जोर से चीखें गूंज उठी, जिसके बाद वे पक्षियों की तरह बिखर गए। इन हाईटेक हथियारों के बच्चे कुछ असर से राख में बदलने से बचने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे। मिस्टर, ये भागो, इन हथियारों का मुकाबला इंसानी ताकत से नहीं किया जा सकता। अजूर ड्रैगन पीले चेहरे के साथ शून्य में अर्नब अग्निहोत्री पर चिल्लाया, उसकी आंखों में अर्जेंसी भरी थी। पृथ्वी ग्रुप का लीडर होने के नाते हालांकि अजूर ड्रैगन एंशिएंट मार्शल आर्ट्स में माहिर था, लेकिन वह इन हाईटेक हथियारों के बारे में बेहद जानकार था। कोई भी उससे बेहतर नहीं जानता था कि ये हथियार कितना आतंक फैला सकते हैं। प्राचीन काल से नायकों ने मार्शल आर्ट से कानून तोड़े हैं और विद्वानों ने विद्वता से अराजकता पैदा की है। एंशिएंट मार्शल फैमिलीज छिपी क्यों रहती हैं? भारत ने सुरक्षा विभाग की स्थापना क्यों की? एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट्स और सुपर पावर यूजर्स आम लोगों से परे ताकत रखने के बावजूद लापरवाही से काम करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? ये टेक्नोलॉजिकल वेपन्स द्वारा लाए गए डर के कारण था। इंसान आखिरकार मांस और खून के बने होते हैं, वे टेक्नोलॉजिकल वेपन्स का सामना कैसे कर सकते हैं? ये सिर्फ भारत के लिए ही सच नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया में ऐसा ही है। अगर टेक्नोलॉजिकल वेपन्स उन लोगों को नहीं रोक रहे होते जिनके पास एंशिएंट मार्शल आर्ट्स और सुपर पावर क्षमताएं हैं, तो दुनिया शायद पहले ही अराजकता में होती।
भले ही कोई व्यक्ति कितना भी मजबूत हो, क्या वे एक परमाणु बम का सामना कर सकते हैं? ऐसी भयानक ताकत के तहत सब कुछ राख में बदल जाएगा। इस प्रकार इस विशाल इकाई के सामने जो दुनिया के देशों का संग्रह है, एक व्यक्ति की बहादुरी का जिक्र करने लायक भी नहीं है, और इससे कोई देख सकता है कि टेक्नोलॉजिकल वेपन्स कितने भयानक हैं। हालांकि अर्नब अग्निहोत्री सिर्फ एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, वह एक कल्टिवेटर भी था, और विशेष रूप से एक जो ट्रांसेंडेंस ट्रिब्यूलेशन स्टेज में था, जो एक अनसुलझा रहस्य प्रस्तुत करता था। अजूर ड्रैगन, तुम अब जा सकते हो। ढलते चांद के नीचे शून्य के बीच अर्नब अग्निहोत्री की आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी जब उसने आसपास के सैकड़ों ड्रोनों को देखा। उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था, जबकि उस पल उसके चारों ओर खून की एक आभा फैल गई थी। मिस्टर, ये अगर मैं चला गया तो आप क्या करेंगे? अजूर ड्रैगन ने चिंता से पूछा। निश्चिंत रहो, ये सोचना कि वे मुझे ऐसे बचकाने हथियारों से मार सकते हैं, वे सच में मुझे कम आंकते हैं। अर्नब अग्निहोत्री ने ठंडे स्वर में मजाक उड़ाया। उसकी आंखों में खून की प्यास का एक निशान चमक रहा था। अर्नब अग्निहोत्री, जिसे ब्लड सी बैटलफील्ड के प्राणियों द्वारा अनडाइंग वेनरेबल के रूप में संदर्भित किया जाता था, ने यह उपाधि केवल शब्दों से हासिल नहीं की थी। उसने अनगिनत जीवन और मृत्यु की परीक्षाओं का अनुभव किया था और फिर भी अच्छी तरह से जी रहा था। अनडाइंग वेनरेबल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अनडाइंग शब्द का एक गहरा अर्थ है।